अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। इंसान की ज़िंदगी में जब क्राइसिस आता है तो वो जो क्राइसिस होता है वो उसका एक टेस्ट होता है, और उस टेस्ट में अगर आप कामयाब हो गए तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर स्मूथ चल रही हो चीज़ें और सारी चीज़ें सब सही हैं, हर चीज़ अपनी जगह पर है, इन प्लेस है, तो आपको लगेगा ठीक है भाई, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, सब ओके हो रहा है। फिर तो आप भी तुर्रम खान हो जाएंगे ना। तो बड़े तुर्रम खान होंगे। इंसान की ज़िंदगी का असल इम्तिहान उस वक्त होता है जब मसाइल आए, जब कुछ गड़बड़ हो। अब जब गड़बड़ होगी, उस गड़बड़ से आप कैसे निकलेंगे उसमें पता चलता है कि असल में आप कितने तुर्रम खान हैं। कितने तुर्रम खान है, बिल्कुल ऐसे ही। तुर्रम खान है। मैं किसी हद तक हूँ बिल्कुल। अच्छा। मतलब आई डोंट लूज माई सेल्फ कि मैं घबरा नहीं जाती, हाथ पाँव मेरे कांपने नहीं, मैं मतलब कंपोजर मेरा बरकरार रहता है। हाँ, अंदर से चाहे आपके जितने मतलब तूफान उठे हुए हो वो पता नहीं चलेगा कि भाई कुछ हुआ भी है। सही, यानी कि आप वो हैं कि घबराना नहीं है, आप इस बात पर अमल करती हैं। मुसलमान देखें मुसीबत में घबराया नहीं करते। हाँ, और अगर घबराहट अंदर हो भी तो उसे दिखाओ मत। और अगर आप वो बहुत ज्यादा घबराहट एक्सप्रेस करेंगे तो वो कहते हैं ना कि दुख बांटने से कम होता है और परेशानी बांटने से कम होती है, और अगर आप मतलब अपने अंदर रख लेंगे तो भी वो कम ही होगी। अगर आप बहुत ज्यादा खामखा शोर वावेला करेंगे साइकोलॉजिकली तो वो कहते हैं कम नहीं होती, वो बढ़ती है और अंदर ही अंदर जो है वो मसाइल बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर आप बांटेंगे तो वो कम होगी। पैनिक सिचुएशन में मेरा मानना है कि अगर आप सब पर वो पैनिक डाल देंगे तो वो बाकी सारे भी हाथ उठा देंगे हैंड्स अप वाली सिचुएशन में, और आप तो वैसे ही फिर हैंड्स अप में खड़े। तो क्राइसिस सिचुएशन से डील करने के लिए तरीकाकार सिर्फ और सिर्फ ये है कि कीप इट कूल और सोचें कि अब इसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। बिल्कुल जी, ये है जी आज की छोटी सी काम की बात, क्राइसिस की बात। अब ज़रा हम बताते हैं आपको कि हमारे आज के प्रोग्राम में हम क्या क्या करने वाले हैं। आज के प्रोग्राम में हमने आपको खबरें तो सुनानी है बहुत सारी, लेकिन हमने आपकी जो मुलाकात है वो एक ख़वातीन का ग्रुप है और वो बड़ा कमाल ग्रुप है। क्या कमाल उन्होंने किया है, और तस्वीरें आप उनके टूर की देखें। अच्छा, वाह वाह वाह, क्या मजा ना आया आपको। आज तो फिर पैसे वापस। जो व्हील चेयर पर हैं और दुनिया घूमने का अज़्म इनके दिल में है। ये एक मुलाकात तो हमने आपसे इन लोगों की करवानी है। बिल्कुल। फिर थोड़ी बहुत जरा सियासत पे भी बात करेंगे। वो जो पीडीएम बनी थी 11 जमातों की, उसमें से 2-3 जमातें तो बाहर हो गई थी और उस पर बड़ा खुशी का इजहार भी किया जा रहा था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पीपल्स पार्टी निकल गई, कोई बात नहीं। लेकिन अब वही बड़ी जमातें जो 2 अदद पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें वो आपस में एक दूसरे से उलझ पड़ी हैं, तो ये देखेंगे मामला कहाँ तक जाता है। आपस में एक दूसरे से उलझ पड़ी है, वाह 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 वाह। अब ये जो उलझन है इसका सुलझन कुछ होगा या नहीं होगा, ये हम सुलझाएंगे। वो नवाज शरीफ साहब आके सुलझाएंगे ना, हम सुलझाएंगे ना। कह दिया गया नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। हाँ, ये है सिलसिला। बिल्कुल। उसके बाद बड़ी उस पर चहमगोइयां हो रही हैं। बहरहाल ये वाली बात तो हमने करनी है। फिर हम आपकी मुलाकात कराएंगे मुस्लिम हैंड्स के नाम से एक चैरिटी है, वो चैरिटी दुनिया भर में क्या काम कर रही है उसके हवाले से हम बात करेंगे, और जुडिशियल प्रोसेस को रिफॉर्म भी हमने करना है आज के प्रोग्राम में, और स्पोर्ट्स बिल्कुल। सपोर्ट्स में क्या करवा रही हैं? सपोर्ट्स में हम आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान की एक मारूफ मायानाज स्क्वॉश प्लेयर से। खातून खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है, और कुछ खैबर पख्तूनख्वा के स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ हैं उस पर भी बात करेंगे, उनकी अपनी जर्नी भी जानेंगे उनसे। हमारे साथ मौजूद होंगी आज हमारी स्क्वॉश की हीरो। ज़बरदस्त। तो ये थे जी कि हमारा प्रोग्राम का रनडाउन कि आज हमारे प्रोग्राम में क्या क्या होगा। अब चलते हैं ज़रा प्रोग्राम में ख़बरों की तरफ और आपको बताते हैं कि आज की जो टॉप इंटरेस्टिंग न्यूज़ आइटम्स हैं वो हमने क्या क्या ढूंढनी है। देखिए, पहले तो हम मोटरसाइकिल पे बात करेंगे, मोटर बाइक। अच्छा जी। और मोटर बाइक चलाने वाला कौन है? हमारे आपके सबके हरदिल अजीज सरफराज अहमद साहब। अच्छा, सरफराज अहमद साहब तो हैं, वो कराची के हैं भाई, तो वो तो मोटर बाइक चलाएंगे ही। कराची ही के स्टाइल में उन्होंने मोटर बाइक चलाई है। कौमी क्रिकेट टीम के जो साबिक कप्तान है सरफराज अहमद, उनकी शहर कायद की सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाने की जो वीडियो है वो वायरल है, सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है जी। सरफराज अहमद साहब निकले हैं बाइक पे और सैर कर रहे हैं शहर कायद की। बेटा जो है अब्दुल्ला उनका, उनके साथ बैठा हुआ है मोटरसाइकिल की सैर पर। और मजे की बात यह है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर यह सबूत दिया है कि वो कराची वाले। पूछे कैसे? उन्होंने बाइक पर कवर लगाया हुआ है। तो ठीक है, कवर लगाया हुआ होता है भाई बाइक वालों ने, और क्या, बाइक जो है वो गंदी भी हो जाती है, इससे कवर लगाते हैं। और कराची में तो ऑल द मोर रीजन कि आप बाइक पर कवर लगाएं, बल्कि गाड़ी को भी कवर में चलाएं। मैं तो ये कहती हूँ, बहुत सारी चीजें कवर कर लेते हैं कराची वाले, आपको क्या पता। बिल्कुल ऐसा भी है, ऐसा बिल्कुल है, आई एग्री। मैं इस पर कोई कंटेस्ट नहीं करूंगी। अच्छा, तो खैर उन्होंने किया क्या?
बेटे के साथ बाइक पर निकल गए सैर करने के लिए। रास्ते में जब लड़कों ने, कुछ लड़के कुछ मनचले थे सड़कों पर, उन्होंने जब देखा कि ये तो कराची के मनचले, और जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो सरफराज भाई हैं, हाँ, तो सैफी भाई, तो फिर सरफराज भाई को उन्होंने कहा कि देखिए चाहे आप न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज है वो खेलें या ना खेलें, हम आपको पेशकश करते हैं कि आप हमारे ग्राउंड में आके क्रिकेट खेलें। तो ये उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से जवाब दे रहे हैं। अगर इसकी आवाज है तो जरा सुनवाए ना, क्या बात हो रही है। खेलते सीरीज आपसे ये रहा ग्राउंड 5 नंबर वर्सेस सेक्टर 2। अच्छा हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल मजा आ रहा है। ये उनकी बात है खास तौर पर कि अगर बदतमीजी जब इनके साथ हुई थी ना, उस पे तो कितना भी बड़ा काम कंपोज रहे थे और हट गए थे वहां से। ये इनकी पर्सनैलिटी की खास बात है, सॉफ्टनेस है, हम्बलनेस है। आपको वो ग्राउंड में नजर आते हैं गुस्सा करते हुए, लेकिन जब आप इनको वैसे आप देखें तो ये बड़े कूल माइंडेड इंसान है। और यही चीज़ जो है वो कही जाती है कैप्टन कूल जो है वो इंडिया के कप्तान धोनी जो थे उनके बारे में कहा जाता था कि वो ग्राउंड पे बड़ा गुस्सा करते थे अपने खिलाड़ियों को और बड़ा तंज करते थे, बड़े नश्तर जो होते हैं ना जुमले उनके बड़े पक्के होते थे, लेकिन वैसे आप देखें तो वो वेरी कूल पर्सनैलिटी। बिल्कुल। अच्छा जी, तो एक तो जी ये खबर हो गई। दूसरी खबर हम आपको बताते हैं एक पाकिस्तानी बच्चे की जिसने हॉलीवुड में जाकर धूम मचा दी है, पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया है। मशहूर सिंगर जो है उनका नाम है केन वेस्ट। अब ये इनकी स्पेलिंग जो है वो KAYNE है। हाँ। तो कुछ लोग केने कहते हैं, वो डिपेंड करता है। केन वैसे होना चाहिए, हाँ। क्योंकि कई जगहों पर कई बार आप जो ई है उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, आप ई को हटा देते हैं और जहां पर वो वर्ड स्टॉप हो रहा होता है ई से पहले वहां तक आप उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो ये सिलसिला है जी। तो अंग्रेजी में इंग्लिश टीचर हमारी जो है वो बता रही है हमें कि कैसे बात करनी है आपने अंग्रेजी में। तो जो केन वेस्ट है उनके नए एल्बम का एक ट्रैक एक पाकिस्तानी लड़के आसिफ असफद ने तैयार किया है और जुल्फी बुखारी साहब जो हैं कामयाबी पर उन्होंने मुबारकबाद भी दी है। वज़ीर आज़म के ये साबिक जो है वो मुशीर थे और जो है वो थे बिल्कुल मुआविन ख़ुसूसी थे और उन्होंने कहा कि जी हमें उभरते हुए सितारे आसिफ असफद पर फ़ख्र है जिनके काम ने केन वेस्ट के गाने ऑफ द ग्रिड को रेटिंग चार्ट में सर फहरिस्त बना दिया है। तो हम कोशिश करेंगे इनसे मुलाकात करवाएं आप लोगों की और हमारे गेस्ट जो है वो भी ज़रा देखें कि भाई आसिफ असफद जो कि वाहिद जुनूबी एशियाई और पाकिस्तानी बच्चे का इन्होंने एजाज़ हासिल किया है कि जिसने प्रोडक्शन में इतना बड़ा नाम कमाया है। बिल्कुल। तो इनसे हम मुलाकात कराने की कोशिश भी करेंगे। अच्छा, हमारे जो बाकी मामलात हैं खबरों के वो हम आपकी तरफ आते हैं, लेकिन एक अहम चीज़ कराची वालों की जो हम बात कर रहे थे किस कदर बारिशें हुई है कराची में, इस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। आज और कल भी बारिश का इम्कान है, फिर बारिश की जब सूरत हाल होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बस कुछ बादलों ने रहम खा लिया। मेरा आतिफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ, ये बताइए कि कराची में कल की जो बारिश थी, हमारे साथ गयास मौजूद हैं। ओके जी, गयासुद्दीन साहब मौजूद हैं। गयास साहब ये बताइए कि क्या सूरत हाल है कराची में बारिश की आज की और पेशगोई क्या है, कराची में बिजली और पानी के हालात क्या हैं? देखिए अवैस, इस मौसम की तब्दीली को आप इस तरह देख सकते हैं कि आप भी नाम भूल रहे हैं कराची वालों के। तो गयासुद्दीन आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से। तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, कराची का खुशगवार हो गया है, तब्दील हो गया है। तो जाहिर सी बात है मैं चाहता हूँ आप लोग भी मुस्कुराएं और कराची वाले भी मुस्कुराएं। कराची में मौसम ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, बारिशें हो रही हैं कराची में और जो पेशगी इत्तलात थी पहले से दी गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से वो भी इस वक्त जो है दुरुस्त साबित हो रही हैं। आमतौर पर कराची वाले इस बात पर नाराज़ रहते हैं महकमा मौसमियात से कि वो जो पेशगोई करते हैं तो उस वक्त जिस वक्त वो कहते हैं तेज़ बारिश होगी तो उस वक्त बारिश नहीं हो पाती कराची में, लेकिन अब बाकायदा तौर पर बारिशों का सिलसिला जारी है। 11 सितंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा और रात के वक्त कराची में बारिशें हो रही हैं और बारिशें जो हो रही हैं तो उसकी वजह से ठंडी हवाएँ चलना शुरू हो गई हैं। आबार आलूद मौसम नज़र आ रहा है। इस वक्त थोड़ी धूप निकल गई है कराची में, लेकिन शाम के वक्त फिर दोबारा जो है मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है और मौसम अच्छा हो जाता है तो लोगों के चेहरे खुशी से खिलना शुरू हो जाते हैं। लोग थोड़ा सा आउटिंग की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं, थोड़ी वॉक शॉक कर लेते हैं लोग। तो लोगों का थोड़ा मूड तब्दील हो रहा है। जिस तरह शदीद गर्मी का एक स्पेल कराची में गुजरा है तो उस स्पेल को तब्दील करने के लिए अल्लाह ताला अब्र रहमत बरसा रहा है। तो लोगों तो कुछ हमें ये बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ है अब भी और बिजली की सूरत हाल क्या है? कराची में जो मुज़ाफ़ाती इलाक़े हैं वैस वहाँ पे तो पानी की सूरत हाल हमेशा से ख़राब रहती है क्योंकि सेवरेज और ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़राब है कराची में। तो उसमें औरंगी टाउन का इलाक़ा है, बल्दिया का इलाक़ा है,
महमूदाबाद का इलाका है, इसके साथ साथ नॉर्थ नाज़ाबाद के कुछ इलाके हैं जो कि पॉश इलाके कहलाते हैं, लेकिन वहाँ सीवरेज का सिस्टम इतना ख़राब है, लेकिन जिसकी वजह से वहाँ पानी खड़ा हुआ नज़र आता है। सरजानी का इलाका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आता है हमारा, तो उस हवाले से कुछ इलाकों में अभी पानी की जो है सूरत हाल नज़र आ रही है, पानी खड़ा हुआ है, उसकी ड्रेनेज नहीं हो सकी है। इसके अलावा जो बिजली की सूरत हाल है, बिजली का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है कराची में, तो अब तक बेहतर नहीं हो सका, उसमें बेहतरी नहीं आ सकी। जो ही बारिश का स्पेल सिर्फ बूंदाबांदी शुरू होती है तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लाइट चली जाती है और उसे फीडर ट्रिपिंग का नाम दिया जाता है, और उसके बाद वो कई घंटे तक लाइट बंद रहती है। उसके बाद जब बारिश रुक भी जाती है तो वो फीडर ट्रिपिंग का सिलसिला बेहतर नहीं होता। वो शिकायत कराची की सालों से आप भी रिपोर्ट करते रहें, कराची में देखते रहें सिलसिला, तो ये सिलसिला कराची वालों के लिए अब भी बेहतर नहीं हो सका है। तो इस वक्त जैसे ही बारिश का सिलसिला या स्पेल शुरू होता है तो फ़ौरन ही लाइट बंद कर दी जाती है कराची में, और मजमूई तौर पर जो भी फीडर्स की सूरत हाल है वो ट्रिप कर जाते हैं, चाहे वो बिल्कुल ठीक 1500 1700। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे गयासुद्दीन, हमारे साथ मौजूद थे, कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और अब आज और कल की जो बारिश की जो प्रेडिक्शन है वो भी है, तो देखते हैं कराची वालों का क्या होता है। क्योंकि अच्छा लाहौर में भी बहुत सख्त बारिश हो रही है, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है, कोई ऐसा कोई वो नहीं आपको नजर आएगा कि कराची और लाहौर थोड़ा फर्क है। आज के हवाले से तो जो है वो मामला ऐसा ही लग रहा है। हम लाहौर के रिपोर्टर से भी बात करने की कोशिश करते हैं, आपको जरा बलूचिस्तान की जरा सूरत हाल बता देते हैं। वहाँ पर एक बड़ा कमाल काम हुआ है, जबरदस्त काम हुआ है जी। जजीरा निकला है, मलीर कुंड मलीर का बीच आपने नहीं देखा होगा, मैंने देखा है बस बेहतरीन बीच है, क्या खूबसूरत बीच, कमाल बीच, कुंड मलीर का बीच। और मतलब आपको लगता है मैजिकल हेवनली जिसको कहते हैं ना, पैराडाइज ऑन अर्थ जिसको आप कहेंगे, वो उसकी मतलब बैरून मुल्क आपको लगता है कि आप आ गए हैं। जब तक वहां पर आवाम नहीं है तब वो ऐसा लगेगा कि बैरून मुल्क वाला है। जब आवाम आएगी और फिर उसके बाद वहां क्या करेगी, फिर वो लगेगा कि ये बीच है और हमारा ही है। ये तो वहाँ पर क्या हुआ है जी, समंदर की तह से अचानक उभरने वाला एक जजीरा है वो सामने आया है, बड़े रकबे का वो बड़ा रकबा है उसका। और जो बेसिकली जो इसकी वजह बताई जा रही है कि ये जोग्राफियाई रद्दोबदल की वजह से ये वजूद में आया है। अच्छा। और हुक्काम के मुताबिक समुंदर में उभरने वाले जजीरे जो हैं वो बेसिकली उभरते हैं और उसके कुछ अरसे के बाद गायब हो जाते हैं। कराची से बेसिकली 240 किलोमीटर के दूर है मकरान कोस्टल हाईवे पर ये कुंड मलीर का साहिल, और वहाँ पर पहाड़ भी हैं, सहरा भी है, समुंदर भी है, एक ही जगह पर तीन चीजें पे। ये देखें अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत जगह दी है हमें, खूबसूरत मुल्क दिया है हमें, बस हम इसके साथ क्या कर रहे हैं ये हमें देखना है। बिल्कुल जी। अच्छा, यहाँ पर बलोच माहीगीरों की बस्ती भी है। अच्छा। और पहाड़ी पर वो आबाद हैं वो बस्ती, फिर जो वहाँ पर जो समुंदर है, अच्छा, ये बड़ी वो आप देखें उसकी रेत, बिल्कुल। तो मतलब इट इज़ अमेजिंग। आप जाएंगे वहाँ पर देखेंगे, उसकी तस्वीर देखें, आपको लगेगा कि वाकई ये जगह है जिसको जादुई जो कहा जाता है ना, वो बिल्कुल सही कहा जाता है, जादुई साहिल। अब देखते हैं कि ये वाला जजीरा जो है ये कितने अरसे तक रहता है और फिर गायब हो जाएगा। खरीद वरीद ले जब जजीरा इसको, वो भी तो था एक बंडल जजीरा, बंडल आइलैंड, हाँ, उसका क्या बना, गायब हो गया या है अभी, या कोई घर ले गया? वो उस पर जो तकरार चल रही थी वो तकरार ही हो रही है, और वो जो बंडल आइलैंड है वो अभी तक बंडल पर ही बड़ा हुआ है, क्योंकि जाहिर है उसको वफाक और जो सूबाई हुकूमत है उन दोनों ने इस मामले को बंडल कर दिया है। बस ऐसा ही होता है, मामलात आपस में लड़ते हैं, फाइल बंद होती है और वो मट्टी धूड़ों में पड़ जाती है। अच्छा, कराची के हवाले से जरा आपको बताएं, क्योंकि जाहिर है कुंड मलीर के करीब है कराची, जब हम गए थे गादर तो वो रास्ता मुझे याद है, बिल्कुल खूबसूरत हसीन रास्ता है। कराची के इलाके में बहादुराबाद में वाकई एक फूड सेंटर है, वहां पर हुआ क्या अंदाजा लगाएं। वीडियो देखकर मैं हैरान हो गया था। ये दिखाएं जी, नाजरीन को वीडियो दिखाएं। दिन दिहाड़े लूटमार की वारदात हुई वहाँ पर। शलवार कमीज में मलबूस थे डाकू, और उन्होंने न्यू टाउन थाने की हदूद में वाक़ है ये फूड सेंटर, जहाँ से कि 1.5 लाख से जायद की रकम लूटी है और फरार हो गए। और चारों डाकू जो थे, ये अब आप देखें कि ये आराम से आए अंदर, फूड सेंटर में आए, पहुंचे। इन्होंने वारदात के दौरान मतलब मुस्तकिल तौर पर एक शख्स तो जो था वो मोबाइल पर बात कर रहा था, ये जो आपको पी कैप वाला शख्स नजर आ रहा है। और इसके अलावा जो डाकू थे बैठे हुए साथ, ये फुटेजेस में देखा जा सकता है ये भी कि पहले एक ने पुलाव की प्लेट मंगाई, दूसरे दो ने बोतलें मंगाई, दोनों ने खाया पिया, बेवरेजेस और वो जो खाना पीना किया वो किया उसके साथ। फिर उसके बाद ये उठे हैं और निकलने के जब जाने लगे तो इनको ख्याल आया शायद या चलो अब आए हैं तो डाका भी मारते हुए चले जाएं, पैसा ही निकाल लें, वो तूने बिल क्यों लिया था भाई, हम तो तेरे से भी लेके जाएंगे। पिस्तौल निकाली और दरमियान में सब में बैठा हुआ था, उसने पिस्तौल निकाली, पिस्तौल बाकी अपने साथियों को थमाई। फुटेजेस में ये देखा जा सकता है कि जो मनाजिर हैं ये वाज़े तौर पर आपको नजर आ रहे हैं। और एक डाकू काउंटर में घुसा
और पूरी तरह उसने कैश काउंटर की सफाई की और सब कुछ ले उड़ा। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि दिन दिहाड़े। अच्छा, अब इनके चेहरे जो है वो कुछ हद तक वाजे हैं, कुछ हद तक मास्क है, उसकी वजह से वाजे नहीं है। टोपी वाले को तो पहचान ही सकते हैं। अब देखते हैं कि पुलिस जो है वो किस तरीके से इनको पकड़ती है, क्योंकि हमारे पास अगर जो है वो फुटेजेस आ जाती है लोगों की तो फिर उसको जो है वो नादरा के मैकेनिज्म के साथ वो मैप कर लिया जाता है और वो सारा सिलसिला हो जाता है। तो अब देखते हैं कि क्या ये पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते। तो ये तो एक मामला था, खाना खा के उन्होंने डाका डाला। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगली एक खबर और आपको जरा बता दें, और ये मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक है। इंसान तब्दील नहीं हो रहे, जानवर भी मुतासर हो रहे हैं। अमेरिका का एक साइंसी जरीदा है, उसने एक तहकीक जारी की है। आलमी दर्जा हरारत में इजाफा जो कि हो रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसके लिए जो उसमें हो ये रहा है कि उसको बर्दाश्त करने के लिए गर्म खून वाले कई जानवर अपनी हैत तब्दील कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई तोतों से लेकर अमरीकी परिंदों तक कई परिंदे ऐसे हैं जिनकी चोंचें बड़ी हो गई हैं। और जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि 30 जानवरों में सबसे ज़्यादा जिस्मानी तब्दीलियां ऑस्ट्रेलियाई तोतों में देखी गई। छोटे छोटे तोते जो होते हैं, ऑस्ट्रेलियन तोते, कोकटू जिनको कहते हैं, वो कोकटू है ना एक। तो चलिए वैसे आगे बताएं। नो आइडिया एट ऑल ये इसका क्या, ये जो आपने मुश्किल सा लफ्ज बोला है ये क्या है? कोकटू नाज़रीन, वो आजकल पाकिस्तान में बड़ा मकबूल है कोकटू, लेकिन खैर आप आगे बताएं। कुछ नहीं पता मुझे, ये जो कोकटू था मुझे नहीं पता भाई। ऑस्ट्रेलियन तोता कहते हैं, लेकिन ये टू नहीं है, ये होता हुआ नहीं है, नाम इसका कोकटू है। अच्छा, तो ये जो इन तोतों की चोंचें हैं ये 1871 के बाद से अब तक 4 से 10% बढ़ चुकी हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे जो हैं वो जानवर और परिंदे हैं जिनके कानों और दोमों में तब्दीली आ रही है। और साइंसदानों का कहना ये है कि वो इस इर्तिकाई जो तब्दीली है उसके हयातियाती नताइज के बारे में फ़िलहाल अभी कुछ नहीं कह सकते, और ऐसा कहना भी क़बल अज़ वक्त होगा कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियों के अवामिल हैं। तो अब ये तब्दीलियाँ आ रही हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है कुछ हद तक इसके अंदर जो मौसम का अमल दखल है। देखिए, ह्यूमन एवोल्यूशन या जो भी है वो उस तरह की चीज़ें तो हमने देखी हैं माजी में भी कि वो होती रही हैं। और ह्यूमन एवोल्यूशन हमने कहाँ देखी? ह्यूमन एवोल्यूशन ही मतलब कि बाकी जानवरों की एवोल्यूशन एक ह्यूमन एवोल्यूशन पे तो फड्डा है। हाँ, उसमें तो चार्ल्स डार्विन का फड्डा है, वो बड़ा फड्डा है। लेकिन ये है उनके मुताबिक तो ह्यूमन एवोल्यूशन भी इसी तरह हुई है। तो इसलिए मेरा ख्याल है देयर इज ऑल द मोर रीजन कि वो इस बात की तरफ इंक्लाइंड है कि हो सकता है ये भी मौसमियाती तब्दीली है जिसकी वजह से जानवरों में तब्दीलियां नजर कभी कभी असल में वो कहता है ना कि बंदर से इंसान बना है, तो कभी कभी तो कुछ इंसानों को देख के लगता है कि ये इसमें कुछ हकीकत है कुछ है। लेकिन जाहिर है ये अगर आप अपने जानवरों को देखें तो बहुत से ऐसे जानवर हैं जो एक जमाने में इस दुनिया में मौजूद थे, जिनके बारे में हम किस्से कहानियां सुनते हैं, लेकिन अब वो मौजूद नहीं है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं, रूनुमा हुई हैं माजी में। तो बहरहाल मौसम की ये तब्दीली थी, तो आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह कर दूं मैं? बताएं। अब मौसम की सूरत हाल से आगाह करने के लिए आपको मैं ले जाता हूँ अपनी वीडियो वॉल की तरफ। सही है। तो आपको बताते हैं कि जी मौसम की सूरत हाल क्या है। हमारे जो वीडियो वॉल है वो आज सामने ही ले आए जी। आपको बताते हैं जी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है। इस्लामाबाद से आगाज़ करते हैं। इस्लामाबाद में कम से कम है जी 23 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जी लाहौर में है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कराची में 27 कम से कम और 33 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा। पेशावर कम से कम होगा जी 24 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड। चारों जगहों पर आपको नजर आ रहे हैं बादल। और क्वेटा में 18 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम और 34 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर आपको सूरज की जो हिद्दत है वो नजर आ रही है। तो ये है जी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल। अच्छा, दो आपको जो है वो हमने बातें बतानी है। एक तो सबसे पहले हम जरा जिक्र कर लें लाहौर की बारिशों का। हाँ। तो शाकिर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब। शाकिर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, चलें, जब शाकिर साहब से हमारा रब्ता होता है तो हम आपको बताते हैं। एक तो हमारे रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, उनकी पाकिस्तानी सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम, बिल्कुल, और बड़ा काबिल नाम, बड़ा इंटेग्रिटी वाला नाम, जिसके ऊपर किसी को किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है कि भाई सहाफ़त पे इल्ज़ाम भी बहुत से लोगों के लगते हैं, लेकिन ये वो सहाफ़ी कि जिसने इंतहाई, जिसको हम कहेंगे मेहनती, काबिल, पुरअज़म और पुरजोश कारकुन से महरूम हो गए पाकिस्तान की सहाफ़ती जो एक पिक्चर है। और ये खला बहुत लंबे अरसे तक पुर नहीं हो सकेगा। 10 सितंबर 1954 को खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान के सरकारी अफसर के घर पैदा हुए रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, और मरहूम ने 80 की दहाई में कराची से निकलने वाले अखबार रोज़नामा एक सन जो है रोज़नामा था, हाँ। उससे जो है उन्होंने प्रूफ रीडर की हैसियत से अपने सहाफ़ती करियर का आगाज़ किया था। जूनियर लेवल से प्रूफ रीडर जो अल्फाज को चेक कर रहा होता है, तो ये स्ट्रगल होती है। हाँ। बिल्कुल। और फिर उसके बाद कहाँ से वो कहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल। और कहाँ से कहाँ तक पहुँचे कि पाकिस्तान में अगर अफगान उमूर के बारे में बात करें, बॉर्डर्स के जो मामलात हैं उनके हवाले से बात करें, तो रहीमुल्लाह यूसुफज़ई से बेहतर नाम कोई उस पर तबसरा
तबसरा करने वाला, उस पर लिखने वाला शायद ही कोई मिलेगा आपको नाज़रीन। 1986 में वो पेशावर मुंतकिल हो गए थे, जहाँ पर उन्होंने चंद साल रोज़नामा द मुस्लिम के ब्यूरो चीफ की हैसियत से काम किया। बाद में रोज़नामा द न्यूज़ से मुंसलिक हो गए, जो रिश्ता उनकी मौत तक जारी रहा। पाकिस्तानी अखबारात के साथ साथ मुंसलिक रहने के अलावा रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब कई गैर मुल्की अखबारात और दूसरे नशरियाती इदारों से भी मुंसलिक रहे थे, जबकि बरतानवी जो नशरियाती इदारा है BBC पश्तो, उनसे भी उनका बड़ा तवील रिश्ता था। रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब को बैनुल अक़वामी जो शोहरत मिली थी वो उस वक्त मिली थी जब उन्होंने अलकायदा के उसामा बिन लादेन का 1995 में अफगानिस्तान के सूबा कंधार में इंटरव्यू किया था। बिल्कुल जी। और सहाफ़ती करियर के दौरान रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब ने इस्लामाबाद में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ रिसर्च ऑफिसर की हैसियत से भी काम किया था, और वर्कोहॉलिक जो है उनको कहा जाता था, वर्कोहॉलिक कहा जाता था। वर्कोहॉलिक। और एक और चीज़ जो नाजरीन आपको इनके बारे में बताएं, क्योंकि हमारा भी थोड़ा बहुत इनसे रब्ता इसलिए रहा कि हमारी ये खुशनसीबी है कि हम इनको अपने प्रोग्राम में दावत देते थे, और इतना बड़ा शख्स हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकालता था, और वो हमें बताते थे कि अफगान उमूर के हवाले से जो भी उस वक्त की करंट सिचुएशन चल रही है उसमें क्या हो रहा है, उसका मतलब क्या है, और इस किस्म के मामलात पर हम उनसे बड़ी डिटेल में बात करते थे, और हमारे लिए बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता था। लेकिन उस दौरान कहना जो मैं चाह रही हूँ वो ये है कि उस दौरान जितनी हमारी इंटरेक्शन रहीमुल्लाह यूसुफज़ई के साथ हुई, तो ये हमारा पर्सनल हम आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा आप कल पाकिस्तान का अगर ट्विटर देखते तो उस पर हर शख्स, सीनियर जूनियर, उसने यही लिखा है कि रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब वॉज जेम ऑफ अ पर्सन। बिल्कुल, मतलब वो जितना बड़ा उनका नाम था, जितना बड़ा उनका पाकिस्तान की सहाफत में स्टैचर था, उतने ही वो हम्बल और उतने ही वो काइंड हार्टेड जिसको कहते हैं शख्सियत। अल्लाह ताला जो है वो उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और जो उनके लवाहिकीन है उनके सब्र जमील अता फरमाए। उनकी नमाज जनाजा कटलिंग में उनके आबाई इलाके में ही आज अता की जाएगी। बिल्कुल जी। अब जी लाहौर की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं लाहौर की बारिशों का अहवाल। शाकिर रवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब। वालेकुम सलाम। जी शाकिर साहब, आपकी सूरत हाल देखकर तो छतरी लेकर खड़े हैं। हाँ, छतरी लेकर खड़े हुए हैं। क्या सूरत हाल है जी? क्या हो गया? नहा नहीं रहे, एंजॉय नहीं कर रहे आप बारिश में? जी, जब मैं सुबह ऑफिस आया था तो बारिश की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, और बिल्कुल बारिश में मुकम्मल गीला होकर जो है वो ऑफिस पहुंचा। और अभी भी ये जो बारिश का सिलसिला है ये जारी है लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में, और जो सबसे ज़्यादा बारिश अब तक रिकॉर्ड की गई है वो लक्ष्मी चौक पर रिकॉर्ड की गई है महकमा मौसमियात के मुताबिक 124 मिलीलीटर। इसके साथ साथ लाहौर शहर के मुख्तलिफ जो मकामात हैं वहाँ पर मूसलाधार बल्कि गरज चमक के साथ जो है वो तूफ़ानी बारिश भी हो रही है, और जो निशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। मजमूई तौर पर अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम कल से ही जो है वो लाहौर का बड़ा खुशगवार हो चुका है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जो दर्जा हरारत है उसमें वाज़े हद तक जो है वो कमी आई है, और ये जो बारिश है ये नवीद सुना रही है कि लाहौर का मौसम जो है वो अब तब्दील होने को है। गर्मी ये कब तक होगी बारिश जो है वो सुनाई दे रही है। शाकिर साहब, ये बारिश जो है वो कब तक चलेगी, ये स्पेल कब तक चलेगा? महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिशों का सिलसिला जो है ये एतवार तक जारी रहेगा, और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो मानसून की बारिशें हैं उसका ये आखिरी सिलसिला है जो कि अब जम के बरस रहा है, गरज रहा है और बरस भी रहा है। इसके साथ साथ एतवार के रोज़ तक जो है वो मौसम इसी तरह खुशगवार रहेगा। दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक कमी होगी और मूसलाधार बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। बारिश जब लाहौर में होती है तो जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ जाते हैं, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ लाहौर शहर में इस वक्त 180 से ज़ायद जो फीडर्स हैं वो ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से बिजली जो तरसीली निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। और इसके साथ साथ रायविंड के इलाके में जो है वो एक छत गिरने की इत्तला मिली है और रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 3 अफराद जो हैं वो मलबे तले दब गए हैं। तो बारिश जो है वो इस वक्त जारी है, मूसलाधार बारिश है। जो लाहौर के नशेबी इलाके हैं वहाँ पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, घरों में पानी जो है। बिल्कुल ठीक है शाकिर रवान साहब, इस सूरत हाल जो आपने बताई यही सूरत हाल एग्जैक्टली कल थी कराची में। आपने बिल्कुल सही कहा। भी एक छत गिरी थी, वहाँ पर भी कुछ लोगों का इंतकाल हुआ था। आज यहाँ पर यही वाकया हुआ है। पानी जमा करने की बात भी हमने कराची अफसोस की बात यह है कि ये हमारे लिए कोई नई खबर नहीं है। हम हर साल ये खबरें दे रहे होते हैं कि इतने लोग मर गए, इतने लोगों पे छत गिर गई, इतने लोगों के घर डूब गए, इतने लोगों को करंट लग गया। और मैं अभी जो लाहौर का हम ये जो सुन रहे थे शाकिर रवान साहब से हाल अहवाल, मैं ये सोच रही थी कि कहा जाता है ना उस्मान बुज़दार ने तो तबाह कर दिया, पंजाब का कबाड़ा हो गया।
तो ये सारा कबाड़ा पिछले 3 सालों में हुआ है। मतलब ये जो सड़कें ये कबाड़ा जो है हमारा बस करंट से मर गए, ये मुझे सवाल है। मतलब ये सवाल मुझे हर एक शख्स से है जो कि कहता है कि उस्मान बुज़दार ने तो तबाह कर दिया पंजाब को। तो ये जो तबाही है ये सिर्फ 3 सालों में आई है। अगर तो ऐसा है तो फिर वाकई उस्मान बुज़दार साहब तो पूछे कोई जाके कि आपने क्या किया पंजाब के साथ। ये था जी लाहौर के मौसम का हाल। और जाते जाते ब्रेक पे जाना है हमें, लेकिन एक और अहम खबर आपको देते चलें। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ, कॉमेडी की दुनिया का जिन्हें बादशाह कहा जाता है, आज वो बादशाह जो हैं वो बीमारी की हालत में हैं, उन्हें कैंसर हुआ है। और उन्होंने अपील की है अपने मद्दाहों से, अपने परस्तारों से, हुकूमत से। और उमर शरीफ साहब ये कहते हैं कि जी मेरी इस वक्त जो हालत है, मुझे जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि मेरा इलाज मुल्क से बाहर हो सकता है, अमेरिका और जर्मनी में ये काम हो सकता है, उनका इलाज बेहतर तरीके से हो सकता है। तो वो अपील कर रहे हैं कि उन्हें अगर इस सिलसिले में फैसिलिटेट किया जाए। उमर शरीफ साहब वो अदाकार हैं कि जिन्हें पाकिस्तान, तो खैर पाकिस्तान में तो उनकी शोहरत बहुत ज़्यादा है ही, लेकिन जितनी शोहरत मैंने उनकी बाकी ममालिक में देखी है, भारत में देखी है बिल्कुल। और वो लोग इनको फॉलो करते हैं, इनको इनसे सीखते हैं। मैं एक जगह पर मौजूद था जहाँ पर भारत से आए हुए कुछ PhDs थे जो एजुकेशनिस्ट थे। ठीक है, बहुत डायरेक्टली उनका ताल्लुक नहीं था ग्लैमर की दुनिया से, फिल्मों से। बिल्कुल। और ये बैरून मुल्क की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर एजुकेशन की दुनिया के बड़े बड़े लोग मौजूद थे, इंडिया से आए हुए जो लोग थे। ज़रा जब पाकिस्तानी और इंडियन मिलते हैं बाहर तो वो आपस में बैठ जाते हैं, वो मिलकर गुफ्तगू करते हैं। और उन लोगों ने कहा कि जी हमें पाकिस्तान का जो बंदा सबसे ज़्यादा पसंद है कॉमेडी की दुनिया में, वो सिर्फ और सिर्फ उमर शरीफ है। सिर्फ और सिर्फ उमर शरीफ। मोइन अख्तर साहब का भी बहुत बड़ा नाम है, उनकी भी बड़ी तारीफें करते हैं वो, लेकिन उमर शरीफ साहब का जो है वो भी एक अलग स्टेचर है। उमर शरीफ साहब का भी स्टेचर अलग इसलिए भी है कि उमर शरीफ साहब का आना जाना भी बहुत हुआ भारत, और बहुत उनके और उनको बुलाया जाता था। ये नहीं कि उमर शरीफ साहब डेस्परेट थे या वो भारत जाना चाहते थे। उमर शरीफ साहब को बाकायदा भारत से इनविटेशंस आते थे और वो उनके जो बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस हैं उनमें जाके शिरकत करते थे। लाइव परफॉर्मेंसेस होती थी उनके, और उस वक्त ऑडियंस को मतलब देखने से ताल्लुक रखती थी जब उमर शरीफ साहब चुटकुला छोड़ते थे और ऑडियंस में सारे बैठे होते थे। किंग ऑफ कॉमेडी जो कहा जाता है ना, वो बिल्कुल यही कहा जाता है। मगर वो जो किंग ऑफ कॉमेडी है, जिंदगी जो है वो कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों का एक इम्तिजाज है। आज वो जिस सूरत हाल में है, हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। और हमारे साथ उमर शरीफ साहब की जो अहलियाँ हैं बिल्कुल वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया ज़रीन साहबा, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हम चाहेंगे कि अगर आप हमें थोड़ा सा उमर शरीफ साहब की इस वक्त जो सेहत की सूरत हाल है उसके बारे में आगाह करें, और ये भी बताएं कि वो उनका इलाज कहाँ हो सकता है, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लाइव लिया। असल में उमर को लास्ट मंथ हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से उनकी एक वेन्स है जो लीक कर गई है, जिससे ब्लड लीक हो रहा है। तो उसका होता है, उसकी क्लिपिंग होती है जो अमेरिका में ही हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अमेरिका में हमने वैसे सारा अरेंजमेंट माशाल्लाह हो गया है उमर के लिए, हॉस्पिटल्स वगैरह सब। तो अब हमने जो हुकूमत से डिमांड है हमारी, इमरान खान साहब से जो रिक्वेस्ट है वो यही है कि उमर के यहाँ से जाने का, वीज़ों का और ये सब अरेंज हो सके और एयर एम्बुलेंस अरेंज हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी हमें रिस्पांस आ गया है, और वो गवर्नमेंट भी हमें अब बिल्कुल सारा हमारा अरेंजमेंट कर रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ हो रहा है। बस मैं आपसे भी यही कहूँगी, और मैं आपके जितने देखने वाले हैं उन सबसे कहूँगी कि बस उमर के लिए बहुत सारी दुआएं करें। उमर बस जल्दी से खैरियत से वहाँ पहुँच जाए, तो वहाँ अमेरिका में उनके ये हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सब अरेंज हो गया, गवर्नमेंट हमारे साथ टच में आ गई है और वो सब अरेंज कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। वाकई ये खबर आपने जब हमें बताई कि ये तमाम मामला जो हैं वो खुश असलूबी से सरअंजाम दिए जा रहे हैं, तो हमें भी खुशी हुई। और यकीन मानिए कि पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया में उनके फ़ैन्स हैं, हम भी उनके अदना से फ़ैन्स हैं, और हमारी बहुत सारी दुआएं हैं उमर शरीफ साहब के लिए। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर। जी नाजरीन, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। डील और सहूलतकारी के इल्जामात लग रहे हैं। अपोजिशन की दो बड़ी जमातों की तोपें जो हैं वो एक दूसरे की तरफ मुड़ चुकी हैं। हुकूमती रहनुमाओं के मुताबिक दरमियान में हाथ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हो गया। वो जो नारा था कि मौलाना आ रहा है, अब ये पता नहीं चल रहा कि मौलाना आ रहा है या मौलाना जा रहा है। और बिलावल भुट्टो जनूबी पंजाब के अगले मोर्चों के दौरे पर हैं। सियासी धड़ों को साथ मिलाने की और हैवी वेट इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल करने की भी हिकमत अमली जो है वो तैयार हो रही है। रहीमी अरखान जलसे में मुस्लिम लीग नून को मुखातिब करके बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप हुकूमत के सहूलतकार हैं और ये ना मुफाहमत है और ना ही मुखालफत है बल्कि मुनाफिकत है। और दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान भी ये कहते हैं कि जो ऑफर पीपल्स पार्टी को हुई है वो हमें भी हुई थी लेकिन हमने तो कबूल ही नहीं की। तो क्या डील थी, क्या ऑफर हुई थी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, नवाज शरीफ साहब जो है वो इस साल वतन वापस आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर डॉक्टर्स उनका ये फ़ैसला करेंगे तो हम ये समझते हैं कि उनकी वापसी डॉक्टर्स के फ़ैसले के साथ मशरूत है। वो अगर डॉक्टर्स ये समझते हैं कि वो बिल्कुल अब रोब सेहत हैं और उनको मज़ीद वहाँ पे इलाज दरकार नहीं है तो वो जल्द से जल्द वतन वापस आएंगे इंशाल्लाह। तो अभी तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी, उन्होंने तो कहा था, खुशखबरी सुनाई थी कि बस वो आ रहे हैं। जी मियाँ साहब का मुमकिन है मेरे से बेहतर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन हो और प्रॉब्ली शायद कोई डॉक्टर्स की रिपोर्ट जिस पर बेस्ड मैं आपसे अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ। अच्छा, वो तो आज से कोई महीना डेढ़ महीना पुरानी एक रिपोर्ट थी, उसकी बेसिस पे मैंने कहा। तो हो सकता है कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट हो जो मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, यानी कि वो मतलब उनकी कम्युनिकेशन हुई होगी कोई, तो आपने उनको फ़ोन नहीं किया कि भाई जावेद ये क्या बात है, मतलब बड़ी खुशखबरी की बात है, मतलब इतना तो कम्युनिकेशन होता ही होगा, हमें पता ही नहीं है और आपको पता चल गया, ऐलान कर दिया आपने। कम्युनिकेशन नहीं, बिल्कुल कम्युनिकेशन है मियाँ साहब के साथ और मैं ज़रूर उनसे ये पूछूंगा भी और अगर कोई मेरे पास ऐसी खबर मुझे उनसे मिलेगी तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। सही है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा वापस आते हैं पाकिस्तान की तरफ। और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये तीनों ही एक दूसरे के ऊपर निश्तर बरसा रहे हैं। वो डील जिसका कह रहे हैं मौलाना साहब, वो कौन सी डील थी जिसका कह रहे हैं कि वो उन्हें भी ऑफ़र हुई थी, और वो क्या ऑफ़र थी? देखिए शिफा, ये तो मौलाना ही बेहतर बता सकते हैं। मैं तो बिल्कुल कॉग्निजेंट नहीं हूँ ऐसी किसी बात को। और नोइंग मौलाना साहब जो उनकी पर्सोना है और जो पीछे 2-3 साल में उनकी पोजीशन है, तो उसमें गालिबन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सूरत पैदा भी हुई हो कि जिसमें मौलाना ने बाकी सारी चीज़ों पर पीडीएम को एतमाद में लिए। और अगर ऐसी कोई बात होगी तो वो ज़रूर पीडीएम के साथ शेयर करेंगे कि वो क्या बातचीत है, क्योंकि पीडीएम एक मुश्तरका लाहे अमल के साथ चल रही है। बिल्कुल उनका शिकवा बिलावल साहब से गालिबन ये हो सकता है कि बिलावल साहब से उनका शिकवा हो सकता है क्योंकि वो पीडीएम में आज मौजूद नहीं है और उनका इख्तलाफ भी किसी इस नुक्ते पर हुआ कि तरीक़ाकार और लाहे अमल क्या होगा। पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि विद इन द हाउस असम्बलीज़ के अंदर कोई नो कॉन्फिडेंस की जाए, जबकि दूसरी तरफ पीडीएम की अक्सरियत जमातों का ये ख्याल था कि ये सिस्टम क्योंकि ज़्यादती पर मबनी है और इस पे हमें इस ज़्यादती को कबूल नहीं करना चाहिए और किसी सूरत भी हमें इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहिए। और मौलाना की तो पहले दिन से ये पोजीशन थी, जब अभी असम्बली ने ओथ भी नहीं लिया था तो तब भी अपोजिशन की बाकी जमातें उनको कन्विंस करके लेकर आई कि आप सिस्टम में आए। उसमें पीपल्स पार्टी का एक मेजर रोल था कि कहीं ये ना हो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही डीरेल हो जाए। इस तरह की गुफ्तगू तो बड़ी क्लियर होती रही, बड़े वोकल भी रहे सब लोग इस पे। और ये एक नोन पोजीशन है, एडमिटेड पोजीशन है, सब जानते हैं इसे। लेकिन मलिक साहब, मौलाना साहब तो पीपल्स पार्टी से नाराज हैं, जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वो पीडीएम से निकल गए, लेकिन पीपल्स पार्टी आप लोगों से नाराज है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मेनली। मौलाना साहब का तो फिर भी वो कहते हैं हल्का फुल्का, लेकिन नून लीग पे ज्यादा इल्जाम लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। नहीं देखिए शिफा, ये तो आप बिल्कुल इसको तो आप डिस्काउंट नहीं कर सकती ना कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारी दोस्ती बड़े ब्रीफ पीरियड की है और जो उनके साथ मुखासमत थी हमारी वो तो दहाइयों पर मुश्तमिल है। तो जब आपकी इतनी हिस्ट्री हो और आपने इतने इलेक्शंस एक दूसरे के खिलाफ पिच लड़े हों
और इस तरह की पोजीशन रही हो कि आपकी 3 दिहाइयों से ज़्यादा आपकी एक दूसरे के साथ ये पोजीशंस जो हैं वो मुखासमत की पोजीशंस जिसमें कॉन्फ्रंटेशन ही रही हो, तो बीच में एक पीरियड आया जिसमें कोशिश हुई कि ये मामलात जो हैं बेशक हमारी सियासी फ़िक्र अलग है, हमारी मुआशी फ़िक्र अलग है, हमारा तरीक़ाकार हुकूमत का उसमें बड़ा डिफरेंस है, हम प्राइवेटाइजेशंस को प्रमोट करते हैं, वो उसकी नेशनलाइजेशंस के ऊपर उनकी फोकस है, वो मोर जॉब्स, हम लेसर जॉब्स पे बात करते हैं, तो बड़ी हर लिहाज से चाहे इकॉनमी की पॉलिसी हो वो डिफरेंट है कोई और। तो जब सियासी और मुआशी और इस तरह की फ़िक्रें इतनी जुदा हों, फिर इकट्ठे होकर बैठने में भी कुछ वक्त लगता है, और बाज़ औक़ात होता है कि आप बैठते भी हैं तो बातचीत के ज़रिए भी चीज़ें तय नहीं पाती, तो ये तो कोई ऐसी ख़ास अचंभे की बात नहीं है जी। नहीं, लेकिन फिर जो सहूलतकारी के इल्ज़ामात और वो सारे जो मुनाफिकत के इल्ज़ामात लग रहे हैं, वो मतलब कौन किसका सहूलतकार है, ये ज़रा थोड़ा हमारे नाजरीन के लिए कुछ समझाएं ना हमें, क्योंकि बिलावल साहब तो फुल अग्रेसिव चल रहे हैं, मतलब कहते हैं बुज़दार फास्ट बॉलिंग चल रही है उनके साथ मिलके पंजाब में। नहीं, देखिए बिलावल साहब की मंतक मेरी समझ से बाहर है। इस वक्त अगर कोई फैमिली जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है वो शरीफ फैमिली इन टोटो है। आप देखें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ अदालती मुकदमात, इस नोयत के मुकदमात, वो एक लंबी बहस है, लेकिन मैं सिर्फ एक नुक्ते पर उसको ख़त्म करता हूँ जी कि उनसे नॉन डेक्लरेटरी रजीम 1970s के अकाउंट्स 85 के लॉ के तहत 2018 में पूछे गए, यानी एक आधी सदी के बाद। बहरहाल चलें, हक था हुकूमत का, पूछ लिया। वो उनकी बेटी मरियम नवाज़ साहिबा दोनों कोर्ट्स में अपनी सैकड़ों पेशियां भुगती फिर रही हैं, नाजायज़ मुकदमात का सामना कर रही हैं। शहबाज साहब, हमजा शहबाज साहब, उनके आपने पूरे बिजनेसेस को आपने अंडर स्क्रूटनी रखा हुआ है। वो FBI के मामलात जो थे वो आपने भेजे हुए हैं नैब के पास, कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है। वही जो मुकदमात नैब में हो चुके, अब आईन पाकिस्तान डबल जेपीडी के कवानीन रखता है, वही दोबारा आपने भेज दिए FIA के पास। पूरी फैमिली, पार्टी बाय एंड लार्ज, कोई आप देख लें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से लेके ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, सबके प्राइवेट बिजनेसेस हैं। किसी के ऊपर ये एलिगेशन नहीं है कि गवर्नमेंट के किसी कॉन्ट्रैक्ट से किसी ने पैसे खुदा न खास्ता लिए हों। जो एक शाहिद अब्बासी साहब के LNG का था, उस पर आप देखेंगे कितनी बड़ी चार्जशीट है जो कोर्ट ने की। तो अगर कोई तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा है, कोई मुकदमात का सामना कर रहा है, एहसन इकबाल साहब का मुकदमा आप देख लें, पूरे पंजाब के तमाम जितने अरकान असम्बली हैं सबको एंटी करप्शन ने अपने निशाने पे रखा हुआ है और उनके ऊपर जायज़ नाजायज़ मुकदमात कायम करते चले जा रहे हैं। बट स्टिल वी से कि अगर बिलावल साहब को लगता है कि हम सहूलतकार हैं और साथ इतनी तकलीफ़ भी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो बिलावल साहब को मेरा ख्याल है थोड़ी सोल सर्चिंग की ज़रूरत होगी। वो देखें, गौर करें कि वो किस किस्म के इल्ज़ामात के साथ आ रहे हैं, और मेरा ख्याल है बात उतनी रखें कि ये ना हो कि जो एक पोलिटिकली एक इन्वायरमेंट जिसकी मुल्क में ज़रूरत है कि आपके बेबुनियाद इल्ज़ामात। हमारा इमरान खान साहब से क्या इख्तलाफ है? मेरा तो उनसे ये इख्तलाफ है कि उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए उनको वो कभी साबित नहीं कर सके, जो मुकदमात कायम किए उन पर कोई शहादतें नहीं दे सके, जो प्रोसिक्यूशन के लिए लेकर कोर्ट्स में गए वो बाद में प्रोसिक्यूशन साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने उन सब मुकदमात के ऊपर बाकायदा गवर्नमेंट को चार्जशीट की है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बिलावल साहब को इस पर थोड़ा रीथिंक करना चाहिए अपनी स्टेटमेंट्स को। सही। अच्छा सर, ये भी मुझे बताइएगा कि जब बात होती है पंजाब में बुज़दार साहब को गिराने की, तो उसके ऊपर आप लोगों का किसी किस्म का कोई आने वाले दिनों में कोई लाया अमल, कोई चीज़ तय हो रही है, कोई सोच रहे हैं उस तरफ? क्योंकि वो गिराना बात तो अहम है बिलावल साहब की कि वो गिरेंगे तो फिर विफाक की तरफ बढ़ा जाएगा। अच्छा देखिए, जब असेंबली में आपकी हुकूमत होती है तो वो मेजॉरिटी की बेसिस पर होती है। अब जो इस वक्त पार्टी पोजीशंस हैं पंजाब असेंबली में, मुस्लिम लीग इज़ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, हमारे पास कोई 160 के करीब है। अगर बिलावल साहब की पार्टी के 7 मेंबर्स भी हमारे साथ हों तो हम फिर भी कोई कम से कम 20 के करीब नंबर शॉर्ट हैं। अब या तो ये होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब, तो बिलावल साहब बताएं कि उनकी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से बात हुई है, तो फिर उसके बाद भी हमें कुछ मेंबर्स दरकार होंगे जो PTI के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना कर आएंगे बाहर। तो बिलावल साहब हमें बताएं कि किन अरकान के साथ उनकी मुलाकात है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब के साथ कैसे वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे? अभी तो उनके बेटे मुनिस इलाही को वजारत दे दी है इमरान खान साहब ने। दिस इज़ व्हाट वी, यही हम कह रहे हैं कि बिलावल साहब
इस पे कोई बड़ी बुनियादी बात है कि नंबर्स का फ़र्क है। ये किसी की ख्वाहिश के ताबे तो नहीं होगा कि बिलावल साहब ने सोचा कि ये ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। हमें बिलावल साहब की बात का कम से कम जायज़ा लेने का हक़ तो है कि वो क्या कह रहे हैं। मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हूँ, मेरे 160 के करीब मेंबर्स हैं और मैं ये समझता हूँ कि हमारी इस वक्त जो अदम एतमाद की पोजीशन है उसके लिए रिक्वायर्ड नंबर्स पूरे नहीं हैं। तो फिर उसमें बिलावल साहब हमें सजेस्ट करें कि वो कौन से मेंबर्स हैं जिनकी बुनियाद पर वो ये बात कर रहे हैं। सेकेंडली, हम नहीं चाहते कि दोबारा से हॉर्स ट्रेडिंग से कल्चर को फ़रोग मिले। हम चाहते हैं कि ये जो PDM की जो शक्ल बाकी है ये एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट के तौर पे हो। इमरान खान साहब की हुकूमत का गिरना तो एक कॉन्सिक्वेंशल बात है, वो उनके पास वक्त है। उनके 200 से ज़्यादा गवर्नेंस के और डिलीवरेंस के लार्ज टॉल क्लेम्स हैं। हम देखना चाहते हैं कि उन्होंने कितने पूरे किए। 3 साल के अंदर तो लोगों की चीखें निकल गई, महंगाई के तूफान से, गुर्बत से, बेरोज़गारी से। आप देखें बिजली के बिल्स में, आपको बताऊं ऑनेस्टली, हाँ बस वो, लेकिन वो उसकी रेमेडी वही है ना कि जब तब्दीली आएगी तो फिर पता चलेगा। तो अभी आपके हिसाब से और आपकी पार्टी के हिसाब से इस वक्त ना पंजाब में कोई बड़ी तब्दीली आ रही है, ना हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत में कोई बड़ी तब्दीली आ रही है। मूवमेंट चलेगी और उसके बाद देखा जाएगा। नहीं, हम ये समझते हैं कि अवामी दबाव के नतीजे में एक बेहतर पोजीशन में होगी ऑपोजिशन इस हुकूमत के खात्मे के लिए अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाने में। बिल्कुल सही है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मलिक अहमद खान साहब। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, मैंने ये सोचा कि क्योंकि कोविड है, अवैस को हम कहीं सैर और तफरी के लिए तो भेज नहीं सकते, तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ बैठे बिठाए हम अवैस को दुनिया के बेहतरीन शहर दिखाएं। दुनिया के कोविड है ना अवैस, आपको मैं दिखाती हूँ दुनिया के जो बेहतरीन शहर हैं, मतलब बेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, वो जरा देखें कौन कौन सी हैं। चलें देख लेते हैं। सकाफत, रिवायात, खाना पीना और तरक्की पसंदी। बरतानिया के टाइम आउट मीडिया ने 2021 के 37 बेहतरीन शहरों की फहरिस्त जारी कर दी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को ने सबको पीछे छोड़ दिया। मुहलिक वबा के दौरान यहाँ के शहरियों ने तरक्की पसंदी, मुआशरती खुशहाली और बर्दाश्त की आला मिसाल कायम की। टाइम आउट के मुताबिक शहरियों ने 16 करोड़ पाकिस्तानी रुपए छोटे बिजनेस को चालू रखने के लिए तकसीम किए। नीदरलैंड का दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम बेहतरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। वबाई अमराज के दिनों में यहाँ सकाफत और समाजी जिंदगी की अदम मौजूदगी को शिद्दत से महसूस किया गया, लेकिन इसके बावजूद शहरियों की खूबसूरती, तारीख और बाहमी इत्तेहाद के जज्बे पर तवज्जो मरकूज रही। तीसरे नंबर पर बरतानिया के शहर मैनचेस्टर ने पोजीशन संभाली। टाइम आउट के सर्वे का कहना है कि दोस्ताना और मददगार खूबियों के हामिल इस शहर में बाहमी जज्बा इत्तेहाद काफी हद तक पाया जाता है। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन का चौथा नंबर है, जिसके मुकामी अफराद का कहना है कि अगर आप परेशानियों से आजाद जिंदगी जीना चाहते हैं तो कोपनहेगन आपके लिए बेहतरीन जगह है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क का लिस्ट में 5वां नंबर है। सर्वे के मुताबिक न्यूयॉर्क को पुरजोश मुआशरा कहा जाता है, जहां तरह तरह के अफराद हर वक्त कुछ नया और हैरान कुन काम करने को तैयार रहते हैं। कैसा जबरदस्त, सबकी सैर हो गई, सबकी सैर हो गई। देखें यहाँ बैठे बिठाए, ना कोई डॉलर खर्च हुए, ना पैसा लगा, सैर हो गई। गुड, जबरदस्त, बेहतरीन। आप जाते तो पैसे लगाते। अब हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक पे जब जाएंगे तो उसके बाद वापसी पर आपकी मुलाकात करवाएंगे 3 ऐसी खवातीन से कि जो व्हील चेयर पर हैं मगर दुनिया घूमने का अज़्म। 3 बेस्ट फ्रेंड्स। यस, 3 बेस्ट। दोस्ती हो तो ऐसी हो, ये हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, कुछ जुमले हैं जो ख़वातीन को बहुत सुनने को मिलते हैं। अकेली क्यों निकली, वो भी रात के अंधेरे में, आ ही गई थी तो इस रास्ते से क्यों आई, खुदा न खास्ता अगर हमारे यहाँ किसी खातून के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है तो इस किस्म के जुमले या इस किस्म के सवालात होते हैं जिनका कि उनको सामना करना पड़ता है। मगर आपको मिलवाते हैं उन 3 बहादुर ख़वातीन से जिन्होंने इस तरह के मुमकिन सवालात को अपने दिमाग में जगह नहीं दी, निकाल के बाहर फेंका। व्हील चेयर तक महदूद हो जाने वाली बहादुर ख़वातीन जो किसी मदद के बगैर
ना सिर्फ मुल्क से बाहर की सैर पर निकली हैं बल्कि सहरा में वाक़ तारीखी मकाम एहराम मिस्र तक जा पहुंची हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर सैर की है। इसके अलावा भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक पहुंची हैं, घूमी हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये इनसे जानेंगे ये प्लान किस तरह से बना। किसी किस्म की कोई भी कमी इनके आड़े नहीं आई। हाँ, अलबत्ता वीज़ा जो है वो ज़रूर मनसूख हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो इस्लामी मुल्क जो मिस्र है वहाँ पर जाकर उन्होंने सैर की। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये 3 फ्रेंड्स हैं और इनका ताल्लुक लाहौर, पेशावर और कोयटा के इलाकों से। हमारे साथ तंजीला खान साहिबा मौजूद हैं जो कि लाहौर में रिहाइश पजीर हैं। अफशा अफरीदी साहिबा पेशावर से ताल्लुक़ रखती हैं और हमारे साथ ज़रगुना वदूद साहिबा हैं जो कि कोयटा में मौजूद हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू जी। आप लोगों की तस्वीरें देख के हमारा तो दिल ललचाया। हमने भी सोचा कि हम भी एहराम मिस्र जाएं, लेकिन अब क्योंकि जा नहीं सकते, आप लोग तो कोविड के दिनों में मेरे गालिबन वहाँ की सैर करके आई हैं, तो हमने सोचा कि आप लोगों से पूछें कि कैसा लगता है एहराम मिस्र। तो तंजीला साहिबा आपसे शुरू करते हैं। पहले तो जरा जर्नी का आगाज बताइए, स्टार्ट कहाँ से हुआ, प्लानिंग कैसे हुई इसकी? इस जर्नी से पहले थोड़ा सा अगर हमें अपनी दोस्ती का जर्नी भी बता दें कि आप तीनों की दोस्ती कैसे हुई। हम तीनों एक डिफरेंट सिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन हमारी मुलाकात अक्सर होती थी क्योंकि हम तीनों ही डिसेबिलिटी इश्यूज़ पे काम करती हैं पाकिस्तान में। तो अक्सर किसी कॉन्फ्रेंस पे हमारी मुलाकात होती है, लेकिन वो दोस्ती फिर हमारे काम से आगे बढ़ गई और हमने रियलाइज़ किया कि हमारी एनर्जी, हमारी वाइब बहुत मैच करती है। हमारा जो नज़रिया है ज़िंदगी को देखने का वो बहुत सिमिलर है और एक जो चीज़ हमें बाइंड करती है वो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो आई थिंक जितना हम मजाक एक दूसरे का उड़ाते हैं और अपनी सिचुएशन पे हंसते हैं हमें ज़िंदगी का लुत्फ आता है। तो मैं ज़रगुना और अफशा को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद को काबिल बनाया है और इसीलिए मुझे खुशी है कि मैं उनकी दोस्त हूँ। और जनवरी में मैं गई थी टर्की एक सोलो ट्रिप पे और वापस आके जब ज़रगुना और अफशा से बात हुई तो बात में हमने कहा कि हमको भी जाना चाहिए और अल्लाह ने वो हमारे लिए मुमकिन कर दिया। हम लोगों ने पहले 2-3 और ममालिक को भी शॉर्टलिस्ट किया था, बट इजिप्ट पे हम तीनों ही रजामंद हो गए कि हमें इजिप्ट जाना चाहिए। माशाल्लाह, ग्रेट। अच्छा अफशा साहिबा ये बताइए, अभी चूंकि तंजीला ने जिक्र किया कि भाई आप तीनों एक दूसरे का खुल के मजाक उड़ाती हैं, तो सबसे ज्यादा तंजिया जुमले किसके होते हैं, कौन इस काम में माहिर है? वैसे हम तीनों माहिर हैं, कोई भी एक दूसरे से पीछे नहीं है, लेकिन वो एक होता है जब ये लोग डिप्रेस हो जाती थी या कुछ थोड़ी सी भी टेंशन होती थी तो उस टाइम मैं थोड़ा सा हंसी मजाक करती ताकि सबका मूड अच्छा रहे। और मेरी आदत भी है कि हंस लेते हैं, थोड़ी सा गपशप लगा लेते हैं ताकि एनवायरनमेंट अच्छा रहे। बिल्कुल सही है। ज़रगुना साहिबा आपकी तरफ आते हैं, ये बताएं कि आप तीनों में सबसे ज्यादा बहादुर या जिसको कहते हैं रिस्क टेकर या बोल्ड डिसीजन मेकर कौन है और कौन ऐसा है जो बार बार ये कहेगा कि जरा सोच लो, ये कौन है? ये दोनों का बताइए। अच्छा, ये दोनों काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इनके मैं आंसर अलग अलग दूंगी। वो जो है मतलब जो कोई भी रिस्क ले लेता है वो तो अफशा, नो डाउट, क्योंकि मेरी और तंजीला की ये थी कि हमारी पावर्ड व्हील चेयर्स थी। तो हम भी कहीं पर भी रैंप पे चढ़ते हुए थोड़ा सा सोचते थे, मैं काफ़ी सोचती थी लेकिन ये तंजीला पर भी चढ़, लेकिन अफशा हम दोनों से आगे होती थी और वो अपनी मैनुअल व्हील चेयर पर कहीं पर भी चली जाती थी बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी टेंशन के। और डिसीजन मेकर्स ये दोनों थी, आई वुड गिव द क्रेडिट टू देम, लेकिन मैं थोड़ा सा बीच में ये कहती थी कि एक दफ़ा सोच लो, ये इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, तो मैं कुछ सिचुएशंस इनके सामने रख ली थी। अच्छा, ये भी बताइएगा मुझे ज़रगुना साहिबा कि ज़ाहिर है अब जब आप व्हील चेयर पर होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने में आपको मुश्किल होती होगी जो लोग व्हील चेयर पर नहीं है वो आसानी से कर लेते होंगे, और सफ़र के दौरान तो ज़्यादा मामला आते हैं, तो वो कैसे फिर डील होते हैं? नहीं, हमें एक तो ये है कि हम बचपन से ही व्हीलचेयर पे हैं तो वी आर वेरी यूज टू इट, मतलब ये इट्स अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी जो व्हीलचेयर है हमारी। और दूसरा ये कि कहीं पर भी हमें कोई भी मसला होता था तो हम एक दूसरे की हेल्प करते थे। लाइक अगर पहले गाड़ी से शिफ्ट अफशा हो रही है तो मैं कोशिश करती थी कि मैं उसका बैग पकड़ लूँ या उसके लिए दरवाज़ा पकड़ लूँ। तो इसी तरह से जब मैं शिफ्ट होती थी तो मेरी बैटरी जो थी वो अफशा लगा लेती थी मेरी व्हीलचेयर में। तो इस तरह के कुछ अल्टरनेट्स हम लोग खुद वो कर लेते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई भी ऐसा मसला नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, ये बताएं जब आप लोग वहाँ गए तो बुकिंग वगैरह का जिम्मेदार कौन था आप तीनों में, और क्या उसको ये सुनने को मिलता था कि ये कहाँ ठहराया तुमने, ये क्या खिलाया तुमने, ये कहाँ लेके आई हो, मजा नहीं आ रहा? ये चीजें होती हैं ट्रिप में, लोग एक बंदे को जो बुकिंग कर रहा होता है उसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाते हैं।
ये आई थिंक तंजीला इसका आंसर सही तरह से दे सकती जी तंजीला। यस, वो सारी बुकिंग की, वीज़ा की, टिकट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, लेकिन मुझे एक दफ़ा भी सुनने को ये नहीं मिला कि तुम कहाँ लेकर आई हो। एवरीबडी वाज हैप्पी और हम लोगों ने वी मेड द बेस्ट ऑफ व्हाट वी गॉट। अगर हमें कोई मसला फेस करना भी पड़ा, कुछ जगहों पे हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े क्योंकि वो हमको अपग्रेड करके बड़े रूम में शिफ्ट कर रहे थे क्योंकि हमारी 3 व्हीलचेयर्स थी, तो वो प्रिविलेज हमारा नहीं था। अगर हमारी व्हीलचेयर ना होती तो हम शायद एक छोटे कमरे में भी खुश रहते, बट हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। लेकिन फिर भी आई थिंक हम तीनों में काफ़ी अच्छी यूनिटी थी। वी अंडरस्टूड कि व्हाई इट इज़ हैपनिंग, तो हम लोगों ने ऐसी किसी बात को अपने बीच में नहीं आने दिया एंड वी रियली एंजॉयड। माशाल्लाह नेक दोस्तें हैं आपकी जो किसी बात पर एतराज़ नहीं करती। अल्लाह सबको ऐसे दोस्त अता फरमाए। अफशा साहिबा ये बताइए कि अवाम जो जिस मुल्क में आप जाती हैं वहाँ के लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है, किस तरीके से वो आप लोगों को फैसिलिटेट करते हैं मुख्तलिफ मामलात में जहाँ जहाँ अभी आप घूमने गई? ओवरऑल हम लोग जिस तरह वहाँ पे गए तो जिस तरह वो भी एक इस्लामी रियासत है तो मेजोरिटी वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है, तो जब हम वहाँ पे गए तो काफी वार्म वेलकमिंग थे, बहुत ख्याल करने वाले और खवातीन को बहुत इज्जत देने वाले। एक बात कहूंगी कि जो चीज जिस मुल्क के बारे में होती है, लोग कहने में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन जब आप खुद जाते हो एक्सपीरियंस करते हो तो वो अलग बात होती है। तो जब हम खुद गए वहाँ पे हमने एक्सपीरियंस किया। ठीक है, एक चीज होती है, सिर्फ पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे कि जो आपको लूटेंगे किसी तरीके से। जी टूरिस्ट आया है, अब उसके प्लस चार्जेस लगा दो चीजों की। तो ये हर जगह होता है, बिल्कुल सही। कुछ मुफ्त भी दे देते हैं, बिल्कुल। या उसकी डिसेबिलिटी को आप कैश करो कि भाई आपके पास तो व्हील चेयर है, मैं तो इस राइड के कुछ ज्यादा ही पैसे लूंगा, ये सब चीज वो तो होती रहती है। लेकिन थ्रू आउट अवर जर्नी एंड इजिप्ट हमें ऐसी कोई चीज हमारे सामने नहीं आई, ना कोई प्रॉब्लम में फेस करनी पड़ी। काफी हेल्प भी थे, हेल्प करते थे। इसी हवाले से मैं एक बात कहूंगी कि वन वी वर इन सोहो स्क्वायर शारम अल शेख में, एक वहाँ पे एक टूरिस्ट के लिए एक जगह बनाई गई है, बहुत प्यारी सी जगह है। सही। तो वहाँ पे हम लोग रात को घूमने के लिए गए थे, तो हम लोग वैसे ही उस मॉल और सब एरियाज में जा रहे थे। वहाँ पे फाउंटेन डांसिंग और सब चीजें हो रही थी, तो वहाँ पे रैम्प्स थी। तो अब रैम्प्स थी तब तो मुझे तो पता था कि यार इस रैम्प पे मैं चढ़ जाऊंगी, लाइक आई हैव माई, जिस तरह जो मेरे हैंड का फोर्स है वो ज्यादा है, लेकिन वो एंड के टिप पे वो बहुत शार्प टिप इसकी बनी हुई थी कि जिसकी वजह से मेरी व्हीलचेयर पीछे की तरफ आना शुरू हुई। तो जैसे मैंने उस पे फोर्स लगा के आगे हुई, अब मुझे यकीन नहीं था कि आगे लोग इतने कीन ऑब्जर्वर्स होंगे कि वहाँ पे जितने भी वो यूथ लड़के खड़े थे तो वो हमें ऑब्जर्व कर रहे थे कि भाई 3 लड़कियां हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने कोई भी डिसेबिलिटी नहीं देखा उस पूरी जगह में, सिर्फ हम 3 ही थे। तो वो हमें बहुत अच्छे से देख रहे थे कि कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या कर रही है यहाँ पे। तो जैसे मैं उस रैंप पे चढ़ी तो एंड पे मेरे ब्रेक्स फेल हो गए। अब मैंने व्हीलचेयर पकड़ी कि मैं पीछे भी ना गिरूं, मैंने आगे मूव होना है। आप यकीन करेंगे विद इन 1 मिनट, बल्कि 15 सेकेंड्स सब मेरी व्हीलचेयर पकड़ने के लिए पहुंच गए थे, लाइक फ्लैश लाइट। तो मैं उस चीज पे हैरान, लाइक वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत केयर करते हैं। इवन जो हमारे थे, जो वहाँ पे कम्युनिटी थी, होटल के जितने भी लोग थे, बाहर अवाम, अगर हम उनको बताते थे कि हम पाकिस्तान से हैं, वो इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे और बहुत ज्यादा लाइक करते हैं पाकिस्तान। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ज़रगुना साहिबा, फाइनली आपकी तरफ आएंगे और आप तीनों से ये पूछेंगे कि सैर व तफरी तो करती है, दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में जाती है, इसके अलावा क्या करते हैं आप लोग? हमारा काम ख़ास तौर पे होता है डिसेबिलिटी से रिलेटेड, लाइक एडवोकेसी करना, कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह करवाना, कंसल्टेंसीज़। मतलब फोकस हमारा ज़्यादातर वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के राइट्स पे होता है। मतलब उनमें हेल्थ भी आ जाती है, मोबिलिटी आ जाती है, एक्सेसिबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं और लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बता सके कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए और इंक्लूजन होना चाहिए। और आप तीनों जो हैं वो यही काम कर रही हैं अपने अपने शहरों में। जी माशाल्लाह जी, ग्रेट, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आप लोगों के जो काम है वो और ज़्यादा आसान करवाए। और जिस तरीके से आप लोग अगला ट्रिप कहाँ का है, कुछ तरह के बहुत सारे ट्रिप्स हुई है या नहीं अभी? बिल्कुल, हमने आई थिंक अगली बार हम लोग प्लान कर रहे हैं के दौरान ही प्लानिंग कर ली थी कि हम अपना अगला ट्रिप इंशाल्लाह स्पेन का रखेंगे और हम लोगों ने अच्छा तंजीला आप जरा रुकिएगा क्योंकि 2 लोग एक साथ बोल रहे हैं। जी अफशा साहब आप क्या कह रही हैं?
आई वाज सेइंग कि इस दफा हम लोग यही प्लान कर रहे थे कि हम स्पेन की तरफ जाएंगे और स्पेन ये मैंने तंजीला साहिबा को इसलिए रुकवाया था क्योंकि उन्होंने स्पेन कह दिया था। अब मैं सुनना चाह रहा था कि क्या सेम प्लान है, सेम ही जगह जा रही हैं, तो इन्होंने भी स्पेन का ही नाम ले लिया। वाह जी, जबरदस्त, बेहतरीन। अब आप स्पेन से वापस आएँ, स्पेन जाएं तो फिर हमें बताकर जाइएगा ताकि हम जो है वो आपके साथ कुछ आपकी आंखों से स्पेन को देख लेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप तीनों का। और नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदी। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो वो जो इकबाल का शेर है ना, है लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, उसकी ज़िंदा मिसाल होते हैं, जीती जागती मिसाल होते हैं। आज हम आपकी मुलाकात ऐसी ही एक शख्सियत से करवा रहे हैं। सितारा इंदाज से उन्हें नवाजा गया। मुस्लिम हैंड्स नामी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वो चला रहे हैं और उनका नाम है जी पीर सैयद लख्त हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पीर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे प्रोग्राम की आपने इज्जत बढ़ाई। हम आपको टीवी के अंदर देखते थे और आज लाइव आपको जिंदा भी देख लिया आपने। ये बड़ी कमाल है कि जिंदगी में देख लिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम हैंड्स, ये मुख्तलिफ डोमेन्स में काम करती है। जब हम थोड़ा बहुत आपसे भी बात हुई और पता चला तो वो रेफ्यूजी इंटरनेशनल रिलीफ के हवाले से भी काम करती है, पानी के हवाले से काम करती है और तालीम के हवाले से तो काम करती है। पानी के हवाले से सर क्या काम करती है? और ये इसका थोड़ा सा आगाज भी हमें बताइएगा क्योंकि ज़ाहिर आप बरतानिया में होते हैं तो वहाँ से जो है सारा सिलसिला शुरू कर रहे होते हैं। कैसा 1991 में इंग्लैंड गया था और मस्जिद के बेस पर आगाज़ हुआ और 1993 में बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड हुई। उस टाइम में बोजनिया की वॉर थी, बल्कि अभी जो व्हील चेयर आप बहनों की दिखा रहे थे, इसका आगाज़ भी एक व्हील चेयर से हुआ था। अच्छा। और आइडिया वहाँ से निकला। मुनबाई साहब ने एक कॉलम लिखा, उसके अंदर एक डिसेबल के लिए बहावलपुर का बच्चा था, नौजवान था, और वो उसने लेटे लेटे माजूरी में उसने मैट्रिक किया, फिर उसने FA किया, फिर उसकी सिस्टर जो थी वो मांग रही थी दोस्तों से, भाइयों से, गवर्नमेंट से कि हमें व्हील चेयर चाहिए अपने भाई के लिए। और फिर हमने इंग्लैंड से भिजवाई थी। अच्छा। वहाँ से मुझे इंकरेजमेंट मिली और मैं नया था बिल्कुल। 1991 में गया हूँ और उसी वक्त ही 2 महीने 3 महीने बाद कॉलम आया। फिर उसी साल के अंदर हमने व्हील चेयर भेजी। उसी से फिर मुझे इंकरेजमेंट मिली कि ये लोग देना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसकी स्टडी की, लिटरेचर देखा पूरी दुनिया की चैरिटीज़ का, मुस्लिम चैरिटीज़ का भी। उससे फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंकरेजमेंट मिली। फिर हम बोझने की वॉर स्टार्ट हो रही चल रही थी। यहाँ से फिर पैसा भी भेज रहे थे इंग्लैंड से, फिर यहाँ से कंटेनर चावलों के मुख्तलिफ चीज़ों के वहाँ भेज रहे थे। तो एक बड़ी इब्तदा मैंने अभी, चूँकि मैं अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी कौम जो है पूरी दुनिया के अंदर डिसेबल मौजूद है। बिल्कुल, वो जिंदा इंसान है और हमारी औलादें हैं। बिल्कुल, उनको किसी शक्ल के अंदर भी पुश बैक नहीं करना चाहिए, उनको फ्रंट पे लाना चाहिए, उनको इंकरेजमेंट देनी चाहिए। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के हमारी ये 3 बहनें जो है दुनिया का सफ़र कर रही हैं, तो इसका मतलब कि हमारे अंदर एक जुर्रत मौजूद है। खौफ को निकालना चाहिए। बिल्कुल सही। ये पाकिस्तानी कौम की जो प्रॉब्लम है ना कि रिश्तेदार आ गया तो डिसेबल को पीछे कर दो। नो, हमारी औलाद है। हाँ, और वो डिपेंडेंट होते हैं हमेशा। जो डिसेबल्ड हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं वो हमेशा खानदान में किसी पे डिपेंडेंट होंगे कि कोई पीछे से व्हीलचेयर चला रहा होगा तो ही मैं कहीं जा सकूंगा या जा सकूंगी। मैं एक और भी चीज़, रब के ज़्यादा करीब होते हैं। रब के ज़्यादा करीब आपको रिज़्क जो रब की मोहब्बत है ना उसकी वजह से मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी मजलूम होगा, मजबूर होगा, रब के ज़्यादा। बिल्कुल, और अल्लाह ताला ने उनके लिए एक इम्तिहान यहाँ पर तो रखा है, लेकिन जाहिर है उसके पास, अल्लाह ताला के पास जो आप खिदमत करते हैं अल्लाह उसका रिटर्न देता है। जी हाँ, रिटर्न। पानी की बात आप कर रहे थे। मुस्लिम हैंड जो है इसका नेटवर्क पूरी दुनिया में मोर देन 50 कंट्रीज़ के अंदर उसका नेटवर्क अल्लाह की रहमत से, और 93 के अंदर उसका आगाज़ हुआ। वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम चैरिटी इन द UK। हमारे हेड ऑफिस जो है नोटिंगम में है, जहाँ से अल्लाह ने मुझे तौफीक दी इसको शुरू करने में। कनाडा के अंदर मुस्लिम हैंड का फंड ऑफिस है, टर्की में है, साउथ अफ्रीका में है, फ्रांस में, अभी अमेरिका में स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा रेसिपिएंट कंट्री जो है इंडोनेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नीजर, माली, नाइजीरिया, यमन, दुनिया की जितनी भी इमरजेंसी रिलीफ है इस वक्त, जहाँ इस वक्त भी चल रहा है, चाहे रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ है, हमारा रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ के कैंपों के अंदर हमारा ऑफिस है, कॉक्स बाज़ार के अंदर। फिर इसके अलावा सीरिया के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा हमारा काम हो रहा है। अच्छा। यमन का मिलियंस एंड मिलियंस का हम काम कर रहे हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह पूरी दुनिया के अंदर, आपकी बहन ने पूछा कि पानी का सिलसिला, क्योंकि वो पानी वाला एक डिफरेंट एलिमेंट है। अदरवाइज लोग काम करते हैं, तालीम के हवाले से करते हैं, खाना देते हैं, लेकिन पानी के हवाले से खास तौर पर पानी तो जिंदगी कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप खाना ना भी मिले, कई दिनों तक पानी के साथ जिंदा रह सकते हैं। और असल में जो इस वक्त जो बीमारियों का घर जो हमारा पेट बना हुआ है, ये दरहकीकत पानी की वजह से। ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर पानी का काम करते हैं। ये पाकिस्तानी हैरान ज़रूर होते हैं कि एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन कैसे पहुँच, ये तो बड़ी, क्योंकि ये बहुत पाकिस्तानी हैं, इंग्लैंड बेस्ड हम नो डाउट, लेकिन हम सारे ट्रस्टीज़, हम सारे लोग पाकिस्तानी हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा स्ट्रेंज सा फील होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र होना चाहिए कि दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम चैरिटी जो है वो पाकिस्तानियों की बनाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और पानी की जो आप बात कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह डेजर्ट के अंदर बहुत दूर, अभी मैं कल जो मेरी फ़्लाइट जो है वो नीजर माली की है, और उससे 25-26 तारीख को मैं यमन जा रहा हूँ। अच्छा। या इसी तरह सफ़र करते रहे, तो मुझे किसी लोग पूछते हैं मुलाकात क्या होंगे, मैंने किसी न किसी एयरपोर्ट पर हो जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि नेटवर्क फैला हुआ, जाना पड़ता है, देखने पड़ता है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों के हिसाब से लोगों के घरों के अंदर हैंडपम्प लगा चुके हैं। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में, सिंध के दूर दराज इलाकों के अंदर, ये KPK के अंदर, पहाड़ों के अंदर, हमने अब पहाड़ों के अंदर यानी रावलाकोट और पूंछ के इलाके के अंदर जो चश्मे वहाँ से निकलते हैं, तो औरतें वहाँ दूर चलकर बारिश के अंदर, गर्मी के अंदर पानी लेने जाती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमने चश्मों के पाइप निकाल कर गाँव के करीब स्टोरेज बना दिए, स्टोरेज बना दिया। तकरीबन 250 के करीब हमारी, पिछले साल हमने स्टार्ट किया, 250 के करीब हमारी ये अभी हम कराची के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा। मुझे तो वो याद आ रहा है, वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो कुआं था, हाँ, मुझे तो वो कुआं याद आ रहा है इस वक्त, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का, कि वो कुआं जो है कराची में जब गया ना, तो वहाँ मैंने पूछा, पिछले साल, हम 3 साल पहले ऑफिस स्टार्ट किया, अभी ऑफिस पूरे मुल्क के अंदर हमारे, और हमारे मुलाजमीन की तादाद पाकिस्तान के अंदर 1900 से ज़्यादा जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, 3000 से ज़्यादा जो पूरी दुनिया के अंदर फुल टाइम जॉब करते हैं मुस्लिम हैंड के अंदर। कराची जब गया तो मैंने कहा जी, मुझे मेरे दोस्त 50-60 दोस्तों को इकट्ठा किया, मैंने कहा जी एक प्रॉब्लम बताओ। कब सब ने कहा जी पानी पानी पानी। बिल्कुल। मैंने क्या मसला कराची का? कहा जी पानी कोई नहीं है। तो मैंने क्या करते हो? कहते खरीदते हैं। हर बंदा जो है पानी खरीद रहा है, गरीब मजबूर भी खरीद रहा है। बिल्कुल। और अमीर के घर में गया जी, मैंने कितने का खरीदते हैं? क्या जी 1,80,000 रुपये का एक महीने का मैं खरीदता हूँ, और आम आदमी 5-6 हज़ार रुपये का खरीदता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नेमत अता की, अल्लाह ज़िंद दे देता है। और कराची को हमने टारगेट कर लिया, उसमें हमने ये किया कि हम RO प्लांट लगा रहे हैं। पानी, हाँ, पानी कराची का मसला पानी का जो है वो जो है खारे पानी का, बिल्कुल, उसकी डिसैलिनेशन जो है वो ज़रूरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह कई 100 फुट नीचे जाकर फिर उसको हम RO प्लांट्स लगा रहे हैं जो उसको मीठा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मार्च के अंदर मैंने स्टार्ट लिया। मार्च में हमने पहला इफ्तिताह किया, यानी ये अजमेर नगरी के अंदर, दूसरा यूनुसाबाद के अंदर ये जो कक्का पीरा को इलाका आपके, तीसरा एक और भी लग गया। अब 20 जो है 31 सितंबर से पहले लगेंगे। अच्छा। 20 उसके अंदर RO कराची में ही, कराची में इंशाल्लाह अगले 3 सालों के अंदर 50 के करीब हम लगा देंगे, अगले 3 सालों के अंदर। और हम ये नहीं कह सकते कि हमको बड़ी चेंज लेकर आए, लेकिन वो गरीब बेचारा जो मजबूर होता है जो खरीदने के लिए, वो उसके लिए इंशाल्लाह कम से कम हम, और अब वो जो 3 हमारे लग गए, आप बिलीव नहीं कर सकते, हज़ारों लोग आ रहे हैं। और इंशाल्लाह एक बिग चेंज आ रही। गवर्नमेंट भी हमारे साथ खड़ी हुई है, नेवी हमारे साथ खड़ी हुई है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ खड़ी है, और खुशी महसूस कर रहे हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि साफ़ पानी के ऊपर कराची को अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत कर रही। इस तरह लाहौर के अंदर भी आबिपा जो अदारा है गवर्नमेंट पंजाब का, जो अथॉरिटी बना है, वो मुस्लिम हैंड्स को रनिंग के लिए, जो कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि ये नहीं है कि फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं, हज़ारों के हिसाब से लगे, सारे बंद पड़े हैं, मेजॉरिटी बंद पड़े हैं। अब जो आबिपा ने जो पंजाब के अंदर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब की निगरानी में शुरू किया, जो कि उनके साथ एक ताल्लुक भी है पुराना, उस वजह से आकर अल्हम्दुलिल्लाह वो हम बनाकर मुस्लिम हैंड्स को दे रहे हैं। हम बड़े सिटीज़ के हैं, फैसलाबाद, गुजरांवाला गुजरात, लाहौर, पिंडी इस्लामाबाद के, वो हमें दे रहे हैं। मेरे परसों रात मेरी उनके साथ मीटिंग भी थी, गवर्नर साहब के साथ भी, और फिर साथ उनकी मैनेजमेंट के साथ जो है डॉक्टर शकील साहब वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उनके साथ मिलकर काम। मकसद यह है कि चीज़ का बनाना को, फिर एक बड़ी खूबसूरत बात है जी, ये सबसे बड़ी मेरे नज़दीकी, मेरे लिए रब की बड़ी नेमत है। राजनपुर रुझान उसकी तासीर जी। वहाँ पर पिछले कुर्बानी के मौके पर मुझे दोस्तों ने वीडियो भेजी कि यहाँ पानी की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कहने जी लोग आज भी तालाबों में पानी पीते हैं,
तालाबों में बारिश का पानी तालाबों में स्टोर जमा होता है और वहाँ मैंने कहा मैं नहीं मानता। पाकिस्तान के अंदर ये हालात हैं, इतना बड़ा मुल्क और इतना अमीर मुल्क। कहते जी हम आपको वीडियो भेजते हैं। मैं वीडियो भेजी इंग्लैंड से, उन्होंने, मैंने इंग्लैंड से टीम भेजी, वीडियो की टीम जो थी और प्रोग्राम फंड रेजिंग टीम, फिर इस्लामाबाद ऑफिस, मीरपुर ऑफिस, लाहौर ऑफिस, 4 टीमें मैंने वहाँ पर भेजी। मैंने जब फ़ोन किया दोस्तों को क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। कहने जनाब हम अभी भी इस दुनिया में हम अपनी आंखों से तालाबों का पानी पीते हुए देख रहे हैं। मैं क्या, कहते जी यहाँ का पानी खारा है और पानी है ही नहीं। हम 450 फुट तक नीचे गए, फिर भी TDS मौजूद थी। फिर हमने RO प्लांट लगाया, वहाँ बिजली भी कोई नहीं। फिर हमने वो जो सोलर सिस्टम है वो लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विदिन 3 मंथ हमने 2 RO प्लांट लगा दिए वहाँ पर और चल रहे हैं। और मैं कहने का मकसद, वो उन सदियों से उनके पास मीठा पानी नहीं था, सदियों की बात कर रहा हूँ। फिर मैं इफ्तिताह के लिए जब वहाँ पर गया तो बीवियाँ खड़ी हुई। मैंने कहा तुम्हारी शादी यहाँ क्यों हुई थी, मुझे तो ये तो बताओ। जी क्या करें, सदियों से हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। इन तालाबों से मुझे उस औरतों ने बताया, खुदा गवाह मैंने मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि हम पानी भर रही होती थी, क्योंकि ये ओपन ज़मीन है और क्योंकि बारिश के ज़रिए से सारी फसलें होती है, कोई तो और का ज़रिया नहीं। उन्होंने कहा जी कि हम पानी भर रही होती थी, परिंदे जो हैं सांप हमारे सामने फेंक देते थे और हम उसको बाहर निकाल कर मार के उसी पानी में। ये रियल, दिस इज रियल सिचुएशन। और ये आज की दुनिया में हो रहा है हमारे यहाँ। यानी मैं जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि सदियों से ऐसे पी रहे थे पानी। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जो दुआएं, फिर वहाँ पर मौलाना साहब थे हाथ खड़े करने वाली दुआ की, मैं जनाब दुआ आज आपने नहीं करनी, बीबियाँ करेंगी। उन्होंने जो दुआएं की वो अपनी, वो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। ये एक ऐसी नेमत, इसी तरह बलूचिस्तान के दूर दराज, ये मैं तो सिर्फ पाकिस्तान की बता रहा हूँ, निजर की, माली। एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे, इतनी दुनिया में आप काम कर रहे हैं, खासतौर पर रेफ्यूजीज़ के लिए भी, पानी के लिए भी वगैरह, नाम जो है चैरिटी का मुस्लिम हैंड्स, हम ये सोचते हैं कि आजकल इस्लामोफोबिया बड़ा ज़्यादा हो गया, तो कहीं ये इशू नहीं आता कि जी मुस्लिम हैंड्स चैरिटी? इसमें तो कोई शक नहीं, होता है, लेकिन डोनेशन में नजर आता है नहीं, कभी आया? हमें मोस्टली डोनेशन मुसलमान देते हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि यूरोप के अंदर आपको पता है मुसलमान मिलियंस एंड मिलियंस हैं और अल्लाह की बड़ी नेमत है। दूसरे नंबर पर यह है कि हम पहले दिन जब हमने स्टार्ट किया उस टाइम में इस्लामोफोबिया ऐसा नहीं था, सब इतना नहीं था, बाद में स्टार्ट हुआ। लेकिन हम स्टैंड करके हमने कहा जी असल मसला यह है, दुनिया को ये बताना मकसूद है कि मुसलमान खिदमत गुजार है और इसके अंदर इस्लाम की खिदमत की फिलॉसफी है। बिल्कुल, उनको तो नहीं पता था कि मुसलमान 2.5% कंपल्सरी ज़कात देता है हर साल। इससे उनको पता चला। बिल्कुल, फिर उनको ये पता चला कि रमज़ान के अंदर मुसलमान अपने नबी की तरफ सखावत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे इंग्लैंड का, हर साल आकर बाकायदा तौर पर मुसलमानों को मुबारकबाद रमज़ान की और साथ इस बात का जिक्र करता है कि मुसलमान सखी कौम है, चैरिटी। ये पूरा जो जिस तरह के प्रोजेक्ट, जिस तरह के आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं और भी ज़ाहिर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो जुड़े हुए हैं लोग आपके साथ, ये पूरी उम्मत का इमेज जो है वो तब्दील कर रहे होते हैं। मेरे पास यही इस्लामाबाद में जब मैं पिछली दफ़ा आया 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, तो वर्ल्ड बैंक का एक फ़लस्तीन का, हमारा गज़ा में काम है, गज़ा के अंदर जो हमारा मैनेजर है उसका क्लास फेलो प्राइमरी का, वो वर्ल्ड बैंक का नुमाइंदा है इस वक्त इस्लामाबाद में। सही है। हमारे दोस्त ने बताया हमारा ऑफिस में इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़ा, तो आप मुझसे मिले, मेरा नंबर उसने दे दिया, शायद उसको पता चल गया होता मैनेजर को मैं पाकिस्तान में, मुझे उसने बुला लिया, कॉल की, उसने कहा जी कि दिस माय नेम इज़ अब्दुल रज़ाक फ्रॉम गज़ा एंड योर फ्रेंड इज़ माय क्लास फेलो एंड मैं मिलना चाहता हूँ। बुला लिया उसको अपने ऑफिस के अंदर। मुझे कहता है कि क्या चाहते हैं मुझसे? मैंने कहा कुछ नहीं चाहता। कहता है कि पैसे पूसे। मैंने कहा छोटे मोटे वर्ल्ड बैंक हम भी हैं क्योंकि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 60-70 मिलियन डॉलर इकट्ठा कर रहे हैं साल। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी अभी 28 साल हो गए हैं, अभी इब्तिदा, अभी इंशाल्लाह अब देखे से होता क्या, सितारों से आगे। मुझे कहता है कि क्या आप खिदमत करूँ? मैं कहा मुझे आपसे जो है ना चाहिए प्रोफेशनलिज्म चाहिए, हम जितने हैं। कहता है क्यों? मैंने कहा जब मैं वर्ल्ड बैंक के साथ बैठूँ ना तो ये कहें कि मुस्लिम चैरिटी हमारे सिस्टम के लिहाज से हमारे मुकाबले में। क्या बात है। मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं इस्लाम की इज्जत के लिए कर रहा हूँ। हमको अनपढ़ कौम समझा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। हम नहीं चाहते। इसी वजह से आकर जहाँ दुनिया भर के अंदर इमरजेंसी रिलीफ आती है वहाँ पानी, खाना, टेंट, हर चीज़ दी जाती है। जब वो इमरजेंसी ख़त्म होती है तो हम वहाँ पर
इंटरनेशनल लेवल के स्कूल बनाते हैं यतीम और गरीब मस्कीन लोग, मुस्लिम हैंड स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम पे। इस वक्त इंडोनेशिया के अंदर, नीजर के अंदर, माली के अंदर, श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, काबल के अंदर और सूडान के अंदर, मोरितानिया के अंदर, सेनेगाल के अंदर, मैनी कंट्रीज, और गरीब और यतीम बच्चों के लिए वो स्कूल हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल के हैं माशाल्लाह। यहाँ पर भी हमारे स्कूल जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल के वो तालीम हम दे रहे हैं जो गरीब और यतीम को जो एलीट क्लास हज़ार रुपए एवरी मंथ कर लेती है। और ये जो तालीम है चूँकि हमारे दीन में हमारे ऊपर और हम एक सोशल चेंज के भाई कायल हैं। क्या है कि अब ये बच्चा चूँकि बच्चा जब पैदा होता है वो एक जैसा है, हाँ, गरीब और अमीर का एक जैसा है, हालात, पैसा, मामलात उसको बदल कर। हमने क्या सोचा, नहीं भाई हमने यतीम और गरीब को वो तालीम देनी जो एलीट क्लास को देनी। फिर उस बच्चों को हम प्राइमरी में, नर्सरी में लेते हैं। हमारे स्कूल इंटरनेशनल सारे स्टार्ट नर्सरी प्रेप पहली क्लास से होते हैं। हम नीचे फिर उनको यूनिवर्सिटी तक लेके चलते हैं। इस वक्त हमारे बेशुमार बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। हम ये कहते हैं कि ये बच्चे जब पढ़ जाएंगे ना, कल के ये ऑफिसर होंगे, कल के मैनेजर होंगे, कल के डायरेक्टर होंगे, कल के जो हैं वो। मैंने सूडान में स्पीच कर रहा था, हमारा वो सूडान का जो उमदुरमान का जो स्कूल है उसके तकरीबन 1200-1300 यतीम बच्चे हैं, उसमें 1000 यतीम बच्चे हैं। सामने बेवा औरतें बैठी थी क्योंकि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि टाइम विल कम इंशाल्लाह आई विल गिव टू यू द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान फ्रॉम दिस स्कूल। माशाल्लाह ये जो आप काम कर रहे हैं, हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला इस काम में जो है और भी बहुत हैं, बिल्कुल चैरिटीज और भी बहुत है। लेकिन जिस मुद्दे से आपकी ये चैरिटी का आगाज़ हुआ कि मुसलमानों को अपलिफ्ट करना है, मुसलमानों की कौम का जो एक तासुर जाता है दुनिया में उसको बदलना है, असल में चैरिटी वो है जो आप पूरी कौम के लिए, उम्मत के लिए कर रहे हैं। पैसे जमा करना शायद बहुत बड़ी चीज़ ना हो, किसी का परसेप्शन बदलना अपने बारे में, दुनिया में बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आपका वक्त दिया आपने, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद इससे काम जो है वो करवाते रहे अल्लाह आपसे। नाज़रीन वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आज एक मरतबा फिर हम जो लीगल एडवाइस वाला सिलसिला है वो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और हमने बात करनी है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के निज़ाम की। हमने कुछ दिन पहले भी इस पर बात की थी लेकिन उसको हमने मज़ीद आज आगे बढ़ाना है और ये बात करनी है कि वो केसेस जो कि अदालतों में पेंडिंग हैं उनको किस तरीके से ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के सिस्टम के ज़रिए सॉल्व किया जा सकता है। हमारे साथ ज़ीशान अली साहब मौजूद हैं जो कि लीगल एडवाइज़र हैं एशिया फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हम जो लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि एक बड़ी तादाद है केसेस की जो कि अदालतों में मौजूद है और पेंडिंग है, अब और जो जज हैं वो छोटी सी तादाद में, नमक आटे में नमक के बराबर, कलील तरीन तादाद। अच्छा, अब कौन कौन से केसेस ऐसे हैं कि जो कि अदालत में केस लगने के बजाय हम इस ADR के निज़ाम के तहत सॉल्व कर सकते हैं बार? देखिए मैं थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में आपको ले जाऊं, जिस तरह लास्ट टाइम हमारी बात हुई कि जो सिविल केसेस हैं आपके वो बड़ा परफेक्ट फिट है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू रिजॉल्व होने में। मैं आपको कुछ मिसाल देता हूँ इसमें, जैसा कि आप देखते हैं कि कोई जायदाद का तनाज़ा है, कोई लेन देन का तनाज़ा है, लोगों का आपस में किसी बिज़नेस के ऊपर कोई झगड़ा है, इस किस्म के जो मामलात हैं बहुत सारे, उन सबको ADR के थ्रू रिजॉल्व किया जा सकता है ना। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स आपको मिलती हैं जो लाहौर हाई कोर्ट ने ADR सेंटर्स इस्टेब्लिश कर लिए, उसमें लाखों की तादाद से बहुत सारे मुकदमात जो हैं वो हल हो गए, जिसको जो बहुत सारे काफ़ी अरसा से पेंडिंग थे अदालतों में, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, लेकिन उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए और लोग जो स्टक अप थे उस लिटिगेशन के अंदर, उन्होंने इसको बहुत एहसन तरीके से इसको सरअंजाम भी दिया खुश उसलूबी से और अपने मसाइल हल करके अब अपने अपने जगहों पे वो खुश हैं ना। मतलब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया इसको। थोड़ा सा मैं आपको दूं इसका एक चीज़ बताऊं कि जो हमारे यहाँ पे फैमिली केसेस होते हैं जी, ये मतलब बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं आपको बता सकता हूँ कि उन केसेस के अदालतों में जाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस हैं आपके, उसमें ऑल्दो कि एक बड़ा रॉबस्ट किस्म का उन्होंने प्रोविज़न उन्होंने दिया हुआ है, एक प्रोसीजर दिया हुआ है जिसमें वो कहते हैं कि ADR करें आप ना। अदालतें जो हैं वो पाबंद हैं इस बात की कि उनको एटलीस्ट 3 दफ़ा जो है वो ADR करने का, कॉन्सिलिएट करने का मौका दें। लेकिन फैमिली केसेस में मैं मतलब जो मैंने अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में देखा,
कोई ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज जो हैं इस केसेस की वो सारी जो हैं ADR के थ्रू रिजॉल्व हो सकती हैं। इसको अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं है। सही, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक मसला हल हो जाएगा कि अगर ADR का सिस्टम जो है मतलब इम्प्लीमेंट इसमें होगा। एक जो पहलू सबसे अहम है आजकल के दौर में वो है आपके औरतों के हकूक़ जो आपके मतलब क्योंकि औरतों की मोबिलिटी बड़ी लिमिटेड है, एक्सेस टू जस्टिस करना मुश्किल होता है, जाती नहीं है, अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करती, और फिर अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि कुछ जो हैं वो लोग मिसलीडिंग उसमें भी हर किस्म के केसेस जिस तरह से कि इनहेरिटेंस के केसेस या हरासमेंट के केसेस ये भी ADR के थ्रू। हरासमेंट को ADR में नहीं जाना चाहिए। अच्छा। जी, क्योंकि हरासमेंट बेसिकली क्रिमिनल ऑफेंस है ना, और जब आप उसमें किसी को भी ये कहते हैं कि आप ADR करें इसमें, तो आप उसका ऑल्दो कि ये वॉलंटरी प्रोसेस है लेकिन आप उसको फिर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस इसमें कर दें कि आप अपना हक या अपना एक फंडामेंटल राइट जो है उसको आप सरेंडर कर दें। और इनहेरिटेंस वाले जो ख़वातीन के होते हैं, इनहेरिटेंस के जो राइट्स हैं जायदाद वगैरह के, मेरा ख्याल है वो ADR के अंदर बहुत अच्छे हल हो सकते हैं अगर इसके कल्चर को प्रमोट करें ना। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से एक एग्जांपल दूं। एक खातून जिनको मैं जानता हूं, उनका एक मतलब डिवोर्स का केस था ना, वो अब इस्लामाबाद में क्यों कानून ये कहता है कि जहाँ पे औरत रहती है वहाँ पे वो केस फाइल कर सकती है ना। उनके वकील साहब ने कहा नहीं आप पिंडी में केस फाइल करें, आपका बनेगा यहाँ पे ना। उस 3 साल धक्के खाए पिंडी के अंदर। अच्छा। तो वो थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ी सी अवेयरनेस। अच्छा, ADR के जो सिस्टम है अभी उसमें क्या ऐसी चीज़ें जो कि उसको मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट होने से रोकती है, या वो मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन में आ गया है? लोग कैसे रब्ता कर सकते हैं अगर कोई केसेस हैं तो क्या तरीक़ाकार होता है? देखें, इस्लामाबाद में ADR एक्ट बना 2017 में, उसका रूल्स बनने में कुछ थोड़ी सी ताख़ीर हुई, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में पड़े हुए थे, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद पुलिस ने कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उनको अनाउंस किया, इनॉग्रेट कर दिए वो सेंटर्स, और छोटे छोटे कम्युनल लेवल के डिस्प्यूट उसको रिजॉल्व करना शुरू कर दें। जो सबसे बड़ा मसला मेरी समझ में आता है वो है आपकी अवेयरनेस का, वो आपकी पॉलिटिकल विल का है, वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन का है। देखें, पाकिस्तान जो है इज़ ए हैवीली लेजिस्लेटेड कंट्री, कानून हमारे पास बहुत हैं, इम्प्लीमेंटेशन का लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। तो हम उधार भी दे सकते हैं दूसरे ममालिक को, इतने कवानीन है। ये बताएं कि ये जो ADR है इसके लिए मिसाल के तौर पे मैंने कोई केस करना है या मैंने कोई रिलीफ हासिल करना है, मैं कहाँ जाऊँगी? हर शहर में मतलब मैं अदालत जाऊँगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट या कोई और कहाँ जाना होगा? अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट है हर जगह पे ना। हमें यूनिफॉर्मिटी की भी ज़रूरत है। मैं आपको 2-3 मोटी मिसालें इसकी देता हूँ। लाहौर पंजाब में जो है वो पूरे पंजाब में इस वक्त कोर्ट एनेक्स्ड मीडिएशन मॉडल एग्जिस्ट करता है। एक सेक्शन है 122 सिविल प्रोसीजर कोड का, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं हाई कोर्ट की, वो उन्होंने यूज़ करके ये सेंटर्स बना दिए। बाद में उनका ADR एक्ट भी आ गया जो कदरे मिलता जुलता है इस्लामाबाद के ADR एक्ट से, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो पंजाब में ये है कि आपको अदालत में केस फाइल करना होगा और फिर वहाँ पर कोई भी फरीक वो है वो मतलब सिविल जज को या अदालत में जहाँ पे केस आपका पेंडिंग है उनको कह सकते हैं कि आप इसको मीडिएशन में या ADR में भिजवा दें। लेकिन ये इसमें शर्त ज़रूरी है कि दोनों फरीकैन का इसके ऊपर रजामंद, क्योंकि वॉलंटरी प्रोसेस है। सही है, ठीक है। दूसरा, सिंध के अंदर ये है कि सिंध में उन्होंने जो हमने एशिया फाउंडेशन के ही तावन से जो वहाँ पे ADR सेंटर्स बना दिए, उसमें अदालतों में जो पेंडिंग मुकदमात हैं वो भी जा सकते हैं, पार्टीज़ ख़ुद भी रब्ता कर सकती हैं, और आपके जो पुलिस के लोग हैं या बाकी जो वहाँ पे भी अगर कोई मसाइल जाते हैं तो वो उसको रेफ़र कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इजी है क्योंकि उन्होंने अपने लॉ में भी अमेंडमेंट की, सेक्शन 89B उन्होंने CPC में इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो उससे ज़रा थोड़ा सा इजी हो गया। इस्लामाबाद में अभी शुरू हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा वेरी कर रहा है ये प्लेस टू प्लेस, लेकिन एटलीस्ट अच्छी बात यह है कि इसका कल्चर शुरू हो गया है। मैं आपको बताऊं तो अब लोग आराम से मतलब रब्ता कर सकते हैं ना, मतलब एक सेंटर्स है। सज़ा इसमें जी इस तरह से है कि देखें अगेन जो है जो सिविल प्रोसीजर कोड है हमारा, उसमें एक प्रोविज़न है इस तरह की जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी ने फ्रिवलस लिटिगेशन की है बिला मकसद की तंग करने के लिए, तो जजेस जो हैं वो कॉस्ट अवॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन नॉर्मली सिविल जजेस जो हैं इस प्रोविज़न को एक्सरसाइज नहीं करते। ठीक है। तो ADR में भी ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ जी, तो लेकिन सज़ा उसमें ये है कि बेसिकली ADR का जो सेटल करने का समझ आया वो सेटलमेंट है, एमिकेबल सेटलमेंट है, लेकिन गिवन लीगल फ्रेमवर्क, क्योंकि आपके देखें CPC में इसकी प्रोविजन है, आपके टैक्स लॉ में है, कस्टम्स में, सेल्स टैक्स में, इवन कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपने जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसमें एक्सेस टू जस्टिस है, फेयर ट्रायल है उसमें, तो वो प्रोविजंस रिलेटेड तो हैं उन सारे कवानीन के अंदर।
बस सिर्फ उनको कल्चर प्रमोट करने की बात है और हमारी कोशिश यही है कि ये कल्चर जो है वो प्रमोट हो। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ज़ीशान साहब, वक्त दिया आपने और जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, और ज़ाहिर है बहुत सारे लोग इसके अफेक्टीज़ हैं इस पूरे निज़ाम में, जो कि चूँकि इतने ज़्यादा केसेस हैं तो बहुत सारे लोगों को सफ़र करना पड़ता है। तो हमारी दुआ ये है कि ये तमाम जो निज़ाम की जो तब्दीली है उसका जो सफ़र आपने शुरू किया है वो कामयाब हो और इसी तरीके से जो लोगों के मसाइल हैं वो हल होते रहें। शुक्रिया अदा करेंगे आपका। नाज़रीन, वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, अब आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान की मारूफ और मायानाज स्क्वॉश प्लेयर से। नूराना शम्स साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और ये खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के साथ स्पोर्ट्स के हवाले से काम भी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। बहुत शुक्रिया, आप आई हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, ये स्क्वॉश का सफ़र आपका शुरू कैसे हुआ? वो तो खैर आपने बहुत बार पूछ भी लिया है फिर भी लोगों को बताएं, लोगों को हमें बार-बार बताना भी और 2 साल पहले आई थी। हाँ, पहले साइकिलिंग थी, फिर क्रिकेट था, फिर एकदम से स्क्वॉश शुरू हुआ। वो भी ये था कि क्रिकेट की गर्ल्स की फैसिलिटीज़ पेशावर में इतनी ज़्यादा थी नहीं प्रोफेशनली, अभी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो उसको जैसे मैंने छोड़ा, फिर मैंने स्क्वॉश शुरू किया। तो PF एक कॉम्प्लेक्स है, उधर सारा कुछ फ्री था, तो मैंने कहा जब फ्री है तो ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी अंदर जाने के लिए। अच्छा, लेकिन हो गया, हाँ स्टार्ट हो गया। सो आप कह सकते हैं गलती से शुरू हुआ था, लेकिन वो गलती भी और एक अट्रैक्शन भी कि चलो फ्री है। हाँ, तो ये कर लो। हाँ। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज फ्री हो जाएं तो कितने सारे जो लोग हैं वो उसकी तरफ आएंगे और क्या क्या कर पाएंगे। बिल्कुल, ये है असल चीज़। अब क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है? एक तो ये कि आपको अफसोस तो होता होगा कि हम स्पोर्ट्स में जिस मकाम पर पहुंचे हुए हैं और स्पेशली मतलब क्रिकेट को छोड़ के हम बहुत सारे जो स्पोर्ट्स में जिनमें हमारे पास उरूज था, अब हम जवाल पर हैं। तो वो चीज़ कैसे दूर हो सकती है? उसके लिए क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, क्रिकेट के बाद जो एक स्पोर्ट पाकिस्तान में चल रहा है विदाउट एनी सपोर्ट, उसको स्क्वॉश। आप कह सकते हैं कि स्क्वॉश ही है, ठीक है। सुबह 7 बजे आप जाए ना स्क्वॉश कोर्ट में, जो KP गवर्नमेंट के साइड से बना हुआ है, आपको सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बीच में आपको कहीं जाके टाइम मिले। इतने ज़्यादा बच्चे खेल रहे होते हैं। अच्छा, वो बच्चे किस बैकग्राउंड से आते हैं? वो बच्चे उस बैकग्राउंड से आते हैं जिनके अब्बा मिस्त्री होते हैं, कोई कबाब बेच रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, और उनके पास इतना ज़्यादा टैलेंट है कि गवर्नमेंट को सिर्फ टिकट लगाने की ज़रूरत होगी। अच्छा, क्योंकि कोचेस हमारे पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है। उसको सिर्फ आगे डेवलप करना है। डेवलपमेंट आज से 5 साल से पहले से बहुत अच्छी हुई है। पहले भी KP स्क्वॉश बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन जब से KP गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर किया है, जिस तरह वो फैसिलिटीज़ दे रहा है, आपका यूम स्टेडियम कभी आए तो आपको नजर आएगा कि स्क्वॉश कोर्ट्स जो एक लोग उसको जन्नत कहते हैं, क्योंकि वो इतना डेवलप हो चुका है लड़की दोनों के लिए। क्रिकेट में तो ये है कि लड़कियों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लड़कों को दे देते हैं। स्क्वॉश में लड़कियों को भी तवज्जो मिल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान में 25 एटलीस्ट आई वुड से 25 लड़कियां इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही है ऑलरेडी। और अभी 11 अक्टूबर को हमारा मैच होगा इधर इस्लामाबाद में, सीरीना की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। तो आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा स्पोर्ट आपकी कंट्री में है, चल रहा है, लेकिन उसको प्रोजेक्शन नहीं मिल रही। डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इन डिफरेंट वेज की कोचेस हमारे पास है, उनकी डेवलपमेंट हो रही है, उनकी तनख्वाही बढ़ती जा रही है, ठीक है। दूसरी फैसिलिटीज उनके लिए आ रही है, स्क्वॉश कोर्ट्स ज्यादा होते जा रहे हैं। खेलने वाले को सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से जो खेल रहा होता है, क्योंकि बहुत सारे जो आप कह रही हैं ना कि मिस्त्री के बच्चे या कम इनकम वालों के बच्चे खेलते हैं, जब आते हैं तो उन्होंने कहीं बाहर जाना है, अगर वो इस लेवल पे क्वालिफाई कर जाए तो वो कैसे जाएगा? देखिए, पाकिस्तान में मसला ये है कि पाकिस्तान इज एडिक्टेड टू रिजल्ट्स। वो प्रोग्रेस को नहीं देखते, वो बस कहते हैं कि बस एकदम से हम मेडल लेकर आए। वो ये नहीं देखते कि अच्छा ये बच्चे को डेवलप भी कराना है, ठीक है। अब अगर वो नेशनल लेवल पे खेल रहा है, ऐसे ये नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा कर रहा है, इंटरनेशनल उसको एक्सपोजर नहीं मिल रहा। जब वो एक्सपोजर मिलता है तो बेचारा या तो डर जाता है या तो उसको समझ नहीं आती या उसको एक्सपोजर नहीं होता। जैसे मैंने आपको बोला ना कि वो इस तरह के बैकग्राउंड से होते भी नहीं है, ठीक है, कि जाके वो बाहर तो वो डर के या हार जाते हैं या कुछ और हो जाता है, तो फिर उसके बाद वो उनको सपोर्ट करना
करना स्टॉप कर देते हैं। वो कहते हैं इसमें पैसे ज़ाया करती है। तो अब फॉर एग्जांपल आजकल के जो डीजी है ही इज़ वेरी नाइस, ही मतलब उनको समझ आ जाती है, लेकिन जो दूसरे लोग आ रहे होते हैं तो उनका बैकग्राउंड हमारी तरह नहीं होता। उनको ये लगता है कि बस 2-3 साल में ही सारा रिजल्ट निकलना है। सारा रिजल्ट 2-3 साल में नहीं निकलता, 5 साल का आपको एक मतलब पूरा एक तरीका से बनाना। जैसे कि 2018 में आतिफ खान को मैंने एक पूरा बना के दिया था पूरा। हाँ, मैं इस पे आना चाह रही थी, आप अब गवर्नमेंट के साथ क्या करिए? खैबर गवर्नमेंट के साथ मुझे इसलिए बिठाया था क्योंकि मैं शोर बहुत मचाती थी कि यार ये चीज खामोश करने के लिए ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। ये सुनने के बाद वो हटा ना दे उस कुर्सी से, ये हम इसके जिम्मेदार नहीं है। इंशाल्लाह नहीं हटाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स की जो आवाज़ है वो मेरे थ्रू आती है। तो बताइए क्या हो रहा है? मैंने इनको बताया था और मैंने इनको सजेस्ट किया था, एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट वो कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ों में से 2-3-4 चीज़ें जो हो रही है वो हो रही है। मैंने इनको बताया था कि हमें मेंटल थेरेपिस्ट की ज़रूरत है स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका मतलब आप पे प्रेशर आ जाता है, पब्लिक का प्रेशर आ जाता है, आपको कैरियर का प्रेशर होता है, पैसों का प्रेशर होता है। ठीक है, फिर मैंने इनको बताया था कि हमें फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, हमें इसके अलावा इंश्योरेंस की ज़रूरत है। बहुत से बच्चे, जैसे मैंने आपको बोला कि इस बैकग्राउंड से जब आते हैं ना, तो जब उनको इंजरीज होती है तो पैसे तो नहीं उनके पास। ठीक है, तो उस लिहाज से इन्होंने इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, वेजेस डेली वेजेस में मतलब उनका थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। ठीक है, एथलीट्स के लिए। फिर उसके बाद स्कॉलरशिप्स कराई। ठीक है, जो महीने का 30,000 40,000 जो बच्चा गोल्ड लेकर आता है तो उनको बाकायदा मिल रहा होता है। उनकी डाइट प्लान कराई। ठीक है, बहुत सी और चीज़ें हैं जो मैं अभी भी चाहती हूँ कि हो। ठीक है, जैसे कि स्पोर्ट्स लॉयर्स हो, जैसे हरासमेंट सेल हो एक। ठीक है, जहाँ पर हम बता सकें यार मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, ये कोच मुझे नहीं छोड़ रहा है, ये ऑफिसर मुझे नहीं छोड़ रहा है, जो चीज़ें हो रही है पाकिस्तान में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि पेशावर में जो कयूम स्टेडियम है वो सारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। मैं खुद हैरान हुई थी जब मैं कराची गई, जब मैं लाहौर गई, जब मैं क्वेटा गई। मैंने डीजी को मैसेज किया, मैंने कहा मेरा दिल कर रहा है मैं जाके कयूम स्टेडियम की ज़मीन पे वैसे लेट जाऊँ। ये तो जन्नत है। हाँ, एक एक्सेस है मेरे थ्रू। अगर एथलीट्स की आवाज़ डीजी तक पहुंचती है, गवर्नमेंट तक पहुंचती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। हर बच्चा आके मुझे कहते हैं मेरे पास रैकेट नहीं है, तो डीजी को एक मैसेज जाते हैं, कल को उसके पास रैकेट होता है। चीज़ें डेवलप हो रही है, ऑफिसर्स हमारे साथ सीख रहे हैं और उसकी ज़रूरत है, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। और खैबर पख्तूनख्वा का ये भी खैर हमारे पास वक्त कम है, पेशावर ही में डेवलपमेंट मेनली हो रही है या बाकी शहरों में भी? बाकी में हो रही है। उन्होंने 4 में स्क्वॉश कोर्ट खोले हुए। ठीक है, कोहाट में उन्होंने बनाया हुआ है। अब बात ये कि जब डेवलपमेंट जब हो रही होती है ना, तो आपको फिर गाइडेंस भी चाहिए होती है। तो वो भी मैंने सजेस्ट किया था कि आपको एक गाइडेंस काउंसलर की भी जरूरत है जो स्पोर्ट्स पर्सन को और स्कूल्स को एक साथ लेके जाए। अब पेशावर में 500 बच्चा है तो शायद कोहाट में 2-3 होंगे, तो 2-3 के लिए आप स्टेडियम बनवा रहे हैं लेकिन 500 को छोड़ रहे हैं। प्रायोरिटीज को भी हमें देखना पड़ेगा तो इस पे भी टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल आज अगर मैं बोल रही हूँ तो शायद उन तक आवाज चली जाएगी जो मैं बोल रही हूँ। आवाज पहुंचाते हैं, आपकी आवाज जो है वो जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि यही वो आवाजें हैं कि जिन्होंने जो है वो पूरे स्पोर्ट्स का नक्शा बदल दिया। जब मेडल्स पहनते हैं तो फिर वो इन्हीं के घरों में होते हैं जिस पे हम फख्र महसूस करते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, वक्त दिया आपने। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।